Yeah. Yeah. Can you just please confirm my screen, whether my screen is visible or not? Please just confirm once. Okay. Yeah. So, Yes. yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. So let's continue with the today's session. Today again we are going to learn some part about reasoning, and that is blood relation and direction test. Okay. So we are starting with blood relation, and then we will continue for the direction test. So first of all, before beginning before we begin, what I wanted to tell you something about blood relation. देखो, जब भी ये टॉपिक हमारे सामने आता है, यूजुअली बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं. क्यों डर जाते हैं? कि कहीं मुझे रिलेशन देखने तो नहीं आएगा, क्या पता कहीं पे मेरा मैप तो गलत हो जाएगा, या फिर बहुत से लोग ऐसे सलाह देते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा ओरली सॉल्व करना सीख लो. बट व्हाट आई सजेस्ट यू, ओरली हम क्या सॉल्व करेंगे? कैलकुलेशन का पार्ट हम सॉल्व करेंगे. ओके. जहां पे मैथमेटिक्स है, न्यूमेरिकल्स है, डेफिनेटली हम ओरली सॉल्व करेंगे. हाँ, जहां पे रीजनिंग में पॉसिबल है आल्सो वी विल डू इट ओरली. बट इफ वी आर गोइंग टू डू द मल्टीपल कंडीशंस इन अ सिंगल क्वेश्चन, सी ब्लड रिलेशन, इसमें 5-6 कंडीशन एक सेंटेंस में, एक क्वेश्चन में रहने ही वाले थे. सो इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व मल्टीपल कंडीशंस, व्हाई शुड वी गो फॉर ओरल चेकिंग? ठीक है. तो ओरली सॉल्व करने में मत पड़ो, सीधा सीधा रफ पेज का इस्तेमाल कीजिए, कुछ भी ज्यादा वक्त नहीं लगता है. Okay, so before we begin for actual question, I would like to give some symbols for you. ब्लड रिलेशन ये टॉपिक जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मैं आपको कुछ सिंबल्स देना चाहती हूँ. अभी वो सिंबल्स क्या है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस सिंबल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो वी आर गोइंग टू यूज स्क्वायर सिंबल फॉर मेल पर्सन. क्या यूज करने जा रहे हैं हम? मेल पर्सन के लिए स्क्वायर सिंबल यूज करने जा रहे हैं. देन इफ वी हैव टू इंडिकेट फीमेल पर्सन, वी आर गोइंग टू डिनोट अ सर्कल. ठीक है, हम सर्कल के साथ डिनोट करेंगे. देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल, डबल हेडेड एरो. क्या यूज करने वाले हैं हम? डबल हेडेड एरो यूज करने वाले हैं. किसके लिए? स्पाउस के लिए. Now, spouse is what? Spouse is nothing but a couple, husband and wife. Okay? जब दोनों होते हैं वहां पे, सो उनके बीच में हमें डबल हेडेड एरो इस्तेमाल करना है. So this shows that the relation between them is husband and wife. They are couple. Okay, spouse to each other. Next and very important symbol, we are going to use equal to symbol to denote siblings. Now, what is siblings? Do you know this? Yeah, sibling मतलब क्या है रे? Brothers and sisters. But अभी सिनारियो कैसा हो सकता है? आपके घर में आपके जो सगे भाई, हाँ, सिर्फ सब सिबलिंग मतलब सिर्फ सगे भाई बहन, ना रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर. कजिन के लिए हम अलग से देखने वाले हैं. ओके, सो दिस सिबलिंग इंडिकेट्स ओनली सगे भाई बहन, रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ओके. सो नाउ इन अ होम देयर मे बी 2 ब्रदर्स. पॉसिबिलिटी है 2 ब्रदर होगे, पॉसिबिलिटी है 2 सिस्टर होगे, पॉसिबिलिटी है 1 ब्रदर 1 सिस्टर, पॉसिबिलिटी है 2 ब्रदर 1 सिस्टर, 2 सिस्टर 1 ब्रदर, या फिर ऑल 3 सिस्टर ऑल 3 ब्रदर्स. there are n number of possibilities. So all these possibilities are treated under one category, that is sibling. Now एक छोटा सा मैप मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ. अब देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, हमें क्या करते जाना है? एक ट्री बनाते जाना है, फैमिली ट्री बनाते जाना है. ओके. सो when we are going to, क्वेश्चन के लिए तो हम अलग से बना ही लेंगे, बट अभी स्टार्टिंग में हम क्या करने वाले हैं? थोड़ा सा एक बेसिक ट्री बनाने जा रहे हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाए एग्जैक्टली फैमिली का ट्री कैसे बनता है. नाउ द ब्लड रिलेशन 2 मेजर कैटेगरी में बिठाए जाते हैं. ओके. सो व्हाट आर दोज मेजर कैटेगरीज? सबसे पहला कैटेगरी होगा रियल. रियल मीन्स दूसरा फेक है ऐसा नहीं है. रियल मीन्स जो सगे वगैरह है. ठीक है. एंड दूसरा कैटेगरी रहेगा अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इन लॉज का कैटेगरी. सी इन लॉज भी सगे ही होते हैं, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आए, इसलिए मैंने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. वन कैटेगरी इज फॉर रियल रिलेटिव्स एंड अनदर इज फॉर इन लॉज, ताकि आपके दिमाग में ये फिक्स बैठ जाए. नाउ अभी देखो, यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्री बनाने जा रही हूँ. लेट अस से दिस इज यू. अज्यूम करते हैं आप यहाँ पे हो. नाउ अभी यहाँ पे क्लास में कुछ गर्ल्स भी है, कुछ बॉयज भी है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू मेक डबल सिंबल.
दिस इंडिकेट जो यहाँ पे है आप खुद के लिए अज्यूम करो। अगर आप गर्ल हो सर्कल अज्यूम करो, बॉय हो स्क्वायर अज्यूम करना। सो लेट अस स्टार्ट विथ यू। आपसे क्यों शुरुआत करनी है? देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से अभी आपको एक रिलेशन फाइंड करना है। क्या रिलेशन फाइंड करना है? आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है। ओके, एक मिनट सोचो और फिर आंसर करना। आपके पापा की बहन आपकी कौन लगती है? आपके पापा की बहन आपकी कौन लगती है? आई रिपीट माई क्वेश्चन। योर फादर्स सिस्टर इज रिलेटेड टू यू इन व्हाट वे? योर फादर्स सिस्टर इज रिलेटेड टू यू इन व्हाट वे? वे आपके कौन लगते हैं? आपके पापा की बहन आपकी कौन लगती है? सर्टनली सभी आंसर दे रहे हैं आंट, राइट? सभी कह रहे हैं बुआ लगती है, मराठी में बोला जाए तो आत्या। डेफिनेटली सभी का आंसर करेक्ट है, आत्या लगती है, बुआ लगती है। अभी देखो क्वेश्चन आपके लिए कुछ आ रहा है। आपके दोस्त के पापा की बहन आपके दोस्त की कौन लगेगी? आपके दोस्त के पापा की बहन आपके दोस्त की कौन लगेगी? सोचो थोड़ा सा। आपके दोस्त उनके पापा की बहन आपके दोस्त की कौन लगती है? सोचो थोड़ा सा, सोचो सोचो। आई रिपीट माई क्वेश्चन अगेन। आपके दोस्त के पापा की बहन आपके दोस्त की कौन लगती है? यस, अगेन आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे? आत्या, बुआ, आंट ही आने वाला है। आप बोलोगे मैम क्वेश्चन तो सेम ही था, फिर आपने ऐसा अलग वे में क्यों पूछा? देखो, जब मैंने पहला क्वेश्चन पूछा मैंने रिलेशन किसके साथ बनाया? आपके साथ बनाया, राइट? तो आंसर देना आसान गया। रिलेशन वही था, देखो रिलेशन बेटा वही था, बट मैंने सेकंड इसमें क्या कर दिया, यूं ही आपके दोस्त को घुसा दिया। यस, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा समय लगा, थोड़ा समय कंपैरेटिवली फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कंपेयर करना है दोनों क्वेश्चन को। डेटा वही था, पापा की बहन के बारे में ही पूछा जा रहा था दोनों क्वेश्चन में, बट पहले इसमें मैंने आपसे रिलेटेड पूछा, दूसरे इसमें मैंने क्या किया, आपके दोस्त से रिलेटेड पूछा। अभी देखो यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे ही मैंने आपसे रिलेटेड पूछा इमीडिएटली आप लोगों ने माइंड में क्या पिक बनाया कि मेरे पापा की बहन मेरी कौन लगती है, ऐसा पिक बनाया ना आपने? डेफिनेटली ऐसा पिक बनाया है। तो आंसर फाइंड करना आसान गया, बिल्कुल आसान जाता है। सो इन दिस टॉपिक ऑफ ब्लड रिलेशन, whenever you are solving a question, देखो झिझक मत रखना कि मैं अगर ऐसा रिश्ता अज्यूम करूंगा तो क्या हो जाएगा। अरे लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है क्या? यहाँ पे रिश्ते अज्यूम करने से कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सोच के देखो ना कि अगर मेरे पापा को बहन होती तो वो मेरी कौन लगती? ये सोच सकते हो कि नहीं आप? तो रिश्ता जब आप आपसे रिलेट करोगे तो आंसर क्विक वे में आएगा। वही अगर रिश्ता आप किसी दूसरे के लिए रिलेट कर रहे हो, आंसर उतना फास्ट कभी नहीं आता। सो whenever such a question arises, always assume the center person as you। जिसके बारे में पूछा जा रहा है खुद को वहां पे थोड़ा अज्यूम करो। अगर मैं वहां पे होता या मैं वहां पे होती तो ये क्या लगता? दैट्स इट, आंसर आ जाएगा इमीडिएटली। आपको कोई एग्जामिनर डांटने वाला है क्या कि आपने माइंड में ऐसा क्यों सोचा? कोई डांटेगा क्या? नहीं। सी व्हाट शुड बी आवर टारगेट, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर टिक होना चाहिए। यस, एंड दैट टू प्रॉपर वे इन अ पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। ओके, चलिए तो आपसे रिश्ता आपको अज्यूम करना है। नाउ it is a possibility you may have a sister, you may have a brother। possibility है, देखो सभी को होगा ही ऐसा नहीं, possibility है। so this is your real sister, this is your real brother। whenever the data given in question like that, A is brother of B, X is brother of Y, this indicates real brother, this indicates sibling। okay, now as you are sibling must be born from one parent, one couple। okay, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेरेंट्स को ड्रॉ करते हैं। so who will come here? father will come here, your father। फादर मदर क्यों लिख रही हूं मैं? क्योंकि हर एक रिश्ता मुझे आपके साथ रिलेट करना है। ओके, सो दिस इज फादर, दिस इज मदर। यहाँ पे आई एम गोइंग टू मेक अ डबल हेडेड एरो। एंड अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस सिंबल में अभी तक नहीं आया है। एज दिस इज अ कपल, इनके किड्स ये लोग हैं जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया, बट शो कैसे करें? देखो कुछ इस तरीके से। आप लोग आपकी कोडिंग लैंग्वेज में वो बाइनरी ट्री वगैरह बनाते हो ना, तो यहाँ पे आपका क्या रहता है, रूट रहता है, उसके चाइल्ड या लीव्स जो भी आप कहते हो, वैसे ही आपको इनके चाइल्ड लीव्स डिनोट करने हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है सभी को? यस, डेफिनेटली क्लियर होगा ही क्योंकि आप लोग अभी अपने साथ रिलेट करना शुरू कर रहे हो। ओके,
नाउ लुक हियर, शी इज योर मदर, ही इज योर फादर। अभी ये लोग जैसे आपके पेरेंट्स है, डेफिनेटली आपके पेरेंट के भी पेरेंट रहने वाले हैं, बिल्कुल रहने वाले हैं। तो देखो अभी यहाँ पे दे आर योर पेरेंट्स पेरेंट, तो यहाँ पे आपके कौन आएंगे रे, ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे। समझ में आ रही है बात सभी को? पेरेंट्स के पेरेंट्स कौन लगने वाले हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स लगने वाले हैं। मैंने वहां पे सिंबल गलत बनाया है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं उसको चेंज करती हूँ, ठीक है। सी, दीज आर फादर्स फादर, शी इज फादर्स मदर, एंड ऑन राइट हैंड साइड यहाँ पे देखो, ये मदर के फादर है, ये मदर की मदर है, तो वहां पे सिंबल क्या आना चाहिए, इट शुड बी डबल हेडेड एरो। नाउ ये लोग आपके कौन लगते हैं, ये लोग आपके कौन लगेंगे, दे आर योर ग्रैंड पेरेंट्स। समझ में आ रही है बात, ग्रैंड पेरेंट्स, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके साथ रिश्ता रिलेट हो रहा है। यस बिल्कुल, सो ये ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरेट हुआ है। नाउ लेट अस अज्यूम यहाँ पे मेरे ग्रैंड मदर खड़े हैं और मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको करवाना चाहती हूँ कि डियर स्टूडेंट मीट माय ग्रैंड मदर। अभी आप लोग क्या सवाल पूछोगे कि मैम ग्रैंड मदर तो दोनों भी साइड में होते हैं, मदर के मदर को भी ग्रैंड मदर कहा जाता है, फादर के मदर को भी ग्रैंड मदर कहा जाता है, राइट? ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगा, बिल्कुल आने वाला है। तो हाउ टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो सफिक्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वन इज मैटरनल, अनदर इज पैटर्नल। ओके, मैटरनल, मदर के साइड के हर एक रिश्ते को मैटरनल कहा जाता है। देखो मदर का यम, मैटरनल का यम, ऐसे याद रखना है। फादर के साइड के हर एक रिश्ते को क्या कहा जाता है, पैटर्नल कहा जाता है। फादर एफ, यहाँ पे पी, मदर का यम, मैटरनल का यम, फादर यहाँ पे। तो अभी इंट्रोडक्शन कैसा होगा रे, मीट माय मैटरनल ग्रैंड मदर, मीट माय पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो अभी कुछ कंफ्यूजन रहेगा क्या रे, नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बट व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन, इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां पे मैटरनल पैटर्नल दिया ही गया हो, नॉट नेसेसरी, कभी दिया जाएगा तो कभी दिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको बैकग्राउंड में ये दिमाग में रखना है, मैटरनल मदर के साइड के हर रिश्ते को, पैटर्नल फादर के साइड के हर एक रिश्ते को। ओके, आई होप यहाँ तक ट्री सभी को क्लियर है। सी, अभी ट्री आधा ही हुआ है, धीरे धीरे हम वो ट्री पूरा करने वाले हैं। बट अभी फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक सभी को ट्री क्लियर है। आगे भी हम ट्री बनाने वाले हैं, बट जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे वैसे वैसे हम ट्री बनाने वाले हैं। ओके, अगर आप लोगों ने सिंबल नोट नहीं किए हैं, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। मेल, देखो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, फीमेल सर्कल रहेगा, स्पाउस डबल हेडेड एरो रहेगा, सिबलिंग के लिए इक्वल टू रहेगा। देखो अभी हमें कजिन्स भी लेने हैं, अंकल आंट के बारे में भी देखना है, बहुत सारे रिश्ते हैं, बट हम क्या करेंगे उनको थोड़ी देर के बाद देखेंगे। सबसे पहले एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, देखो बेसिक क्वेश्चन है, समझ लो ट्री कैसे बनाना है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मेथड टोटली नया होगा, अरे मैम हमने तो इस वे में किया ही नहीं था, तो थोड़ा एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ताकि अगले क्वेश्चन से आप जरूर प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, ऑल राइट, तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। अभी देखो, डी इज द फादर ऑफ ए। whenever you are drawing a question of blood relation, make sure that you should start from middle of the page। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है, ट्री बैकवर्ड भी ग्रो हो सकता है, फॉरवर्ड भी ग्रो हो सकता है। पॉसिबिलिटी है वहां पे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कुछ दिया होगा, पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट जनरेशन के बारे में कुछ दिया होगा, तो थोड़ा सेंटर से बनाना शुरू करो रफ शीट पे। तो देखो अभी यहाँ पे डी इज फादर ऑफ ए, डी किसके फादर है? मैं चाहती हूँ कि सभी पहले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे देखें ताकि अगले क्वेश्चन से आप जरूर प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, प्लीज आप वहां पे कुछ कर रहे हो, मेथड समझ में नहीं आया तो क्या हो जाएगा, ना ये ना वो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे डी इज फादर ऑफ ए, डी इज अ फादर मतलब ही इज अ मेल पर्सन, और किसके फादर है रे, ए के फादर है। मेक श्योर दैट जब तक जेंडर क्लियर नहीं होता आप कुछ भी ड्रॉ नहीं करोगे, जिसका जेंडर क्लियर है वही से ड्रॉ करना है, बाकियों को एज इट इज रखो। नेक्स्ट,
D is married to P. देखो D यहाँ पे है married to whom, हमारा जो D है P के साथ मैरिड हुआ है। क्वेश्चन में हमें P का जेंडर बोला है क्या? नहीं बोला था, बट एज वी नो यहाँ पे D मेल पर्सन है, एंड इफ दे आर हस्बैंड वाइफ, दे आर मैरिड, दिस मस्ट बी अ फीमेल पर्सन। यस, ओके, तो चलो इसको मार्क कर दो, P का जेंडर हो गया फीमेल। नेक्स्ट, P इज मदर ऑफ J। ओके, P किसकी मदर है? P इज अ मदर ऑफ J। अब देखो कैसा सिचुएशन आया है, D इज फादर ऑफ A, D is married to P, P is mother of J। देखो यहाँ पे, can you detect the relationship between A and J? क्या आप इनके बीच का रिश्ता बता सकते हो? Can you depict? बता सकते हो A और J के बीच में क्या रिश्ता होगा? डेफिनेटली आंसर आपसे करेक्ट आ रहा है, बट कुछ लोग क्या कह रहे हैं, मैम भाई बहन होगा, मैम भाई भाई होगा, बट जेंडर क्लियर है क्या बेटा? जेंडर अभी तक क्लियर नहीं है, तो हम आंसर कैसा करेंगे? हम आंसर करेंगे दे आर सिबलिंग्स। एक वर्ड में, सिंपल है, कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इक्वल टू आएगा। कभी भी जेंडर पता नहीं है तो ऐसा नहीं बोलना है कि भाई भाई है, बहन बहन है, बहन भाई है, ऐसा नहीं बोलना है। ओके, नेक्स्ट, P has only one daughter। P, देखो P यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, P has only one daughter। P को सिर्फ एक ही बेटी है, ठीक है। कैन यू टेल मी P को बेटे कितने होंगे? कैन यू टेल मी P को बेटे कितने होंगे? क्या आप बता सकते हैं? कैन यू टेल मी P को बेटे कितने होंगे? झट से आप लोगों के दिमाग में आंसर आया, मैम 1, इजंट इट? मैम 1, इजंट इट? यस आया है, बट क्या ये आंसर सही है? नहीं, ये आंसर सही नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो, आप इस मैप की तरफ देख रहे हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मैप की तरफ देखो ही मत अभी। P को क्या बोला है? P को सिर्फ एक बेटी है। क्या बेटों के बारे में कुछ लिमिटेशन डाला है क्या? अभी तक उन्होंने कुछ कंडीशन दिया है? नहीं दिया है। देखो बेटा, लड़के 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वी डोंट नो। समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग? P हैज ओनली 1 डॉटर, लिमिटेशन है डॉटर पे, लड़कों पे नहीं है, सन पे लिमिटेशन नहीं है। सो प्लीज गलती से भी इसका आंसर डॉटर सॉरी 1 सन ऐसा मत बोल देना। ओके, आर यू गेटिंग? यस, नेक्स्ट, J इज मैरिड टू यू। देखो J की शादी किसके साथ हुई है? J की शादी U के साथ हुई है। नेक्स्ट, U इज सन ऑफ L। U सन है किसका? L का। पहले तो इसका जेंडर मार्क करो, U इज सन मतलब दिस इज अ मेल पर्सन, राइट। किसका बेटा है? यल का बेटा है, तो मुझे यल अप लेवल में रखना पड़ेगा। अगर यू को बेटा बनाना है तो समवेयर यल शुड बी एट द टॉप लेवल। तो चलो, कैन वी रीड लाइक दिस, यू इज द सन ऑफ यल? डेफिनेटली। नाउ अभी जेंडर, हाँ, यू सन है, इफ यू इज सन, जे कौन रहेगी? डॉटर रहनी चाहिए, सॉरी, if U is male, J should be female। Yes, and now use this condition, what is given to us? P has only 1 daughter। अगर P को सिर्फ एक ही बेटी है, क्या हमें अब वो पता चल गई बेटी कौन है? बिल्कुल, तो P का बेटा सॉरी A कौन रहेगा रे? A should be son of P। नाउ हमने ये तो मैप कर लिया, बट डू वी नो एनीथिंग अबाउट यल? क्या यल के बारे में हमें कुछ पता है? नहीं, यल का जेंडर तो पता नहीं चल रहा होगा। अब आती है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें पूछा जाएगा कि क्वेश्चन देखो अभी कैसा आता है, हाउ इज, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हाउ इज यल रिलेटेड टू यू। क्या क्वेश्चन है? यल का यू के साथ क्या रिश्ता है? ऑलवेज फर्स्ट पर्सन को डिकोड करना है, ऑलवेज, हाँ, हमेशा पहले पर्सन की तरफ देखो। यल का यू के साथ क्या रिश्ता है? क्या लगता है आपको, क्या रिश्ता हो सकता है? आप बोलोगे कैन नॉट बी डिटरमाइन मैम, क्यों? क्यों कैन नॉट बी डिटरमाइन? क्योंकि यल का जेंडर तो हमारे पास नहीं। बात सही है, बात बिल्कुल सही है, बट थोड़ा सा सोचो ना, आपके पास जेंडर्स कितने हैं? 10 जेंडर है, 50 जेंडर है? नहीं, 2 ही तो है, मेल फीमेल। लेट अस अज्यूम यल का जेंडर मेल है, अज्यूम करना है, हाँ। लेट अस से फादर, पहला ऑप्शन आपके पास फादर है, ठीक है। यल अगर मेल बनता है तो पहला ऑप्शन फादर आ सकता है। यल अगर फीमेल रहेगे, पहला ऑप्शन क्या आएगा रे? मदर आएगा।
राइट, पॉसिबिलिटी है। डू वी नो एनीथिंग अबाउट इट? यल का जेंडर पता है क्या? नहीं पता है। अभी देखो आंसर ऑप्शन कैसे रहेंगे। लेटेस्ट से पहला रहा फादर, दूसरा रहा मदर एंड तीसरा रहेगा आइदर वन और टू एंड चौथा रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्या लगता है किस पे टिक होना चाहिए? क्या लगता है आपको किस पे टिक करना चाहिए आप लोगों ने? कैन नॉट बी डिटरमाइन, इज इट? नो, नेवर। हम किस पे टिक करेंगे? आइदर वन और टू। समझ में आ रही है बात? कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं आएगा, आइदर वन ऑप्शन और टू ऑप्शन। अब थोड़ी देर के लिए समझ लो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेटेस्ट से यहाँ पे उन्होंने कुछ सिस्टर ऐसा ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन दिया है उन्होंने? सिस्टर ऐसा ऑप्शन दिया है। नाउ इज इट अ पॉसिबल केस? देखो हमें पता तो चल गया है आइदर मदर और फादर, बट क्या मेरा आंसर ऑप्शन मुझे अलाउ कर रहा है वैसा आंसर देने के लिए? नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मजबूरन यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो प्लीज आंसर ऑप्शन अच्छे से पढ़ो। आइदर और अवेलेबल है, प्लीज गो फॉर इट। इफ नॉट अवेलेबल, गो फॉर कैन नॉट बी डिटरमाइन, या नन ऑफ दिस भी कभी कभी रह सकता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस यस, आइदर 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 और इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज गिवन ओवर हियर? के इज द ब्रदर ऑफ जे। के किसका भाई है? के इज अ ब्रदर ऑफ whom? के इज अ ब्रदर ऑफ जे। जे इज मदर ऑफ वाई। ओके, जे किसकी मदर है? वाई की मदर है। नेक्स्ट, वाई इज अ सिस्टर ऑफ टी। लुक हियर, वाई इज अ सिस्टर ऑफ whom? वाई इज अ सिस्टर ऑफ टी। रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर ब्रदर सिस्टर बोला जा रहा है इट इज रियल। सगा भाई, सखा भाऊ, सखी बहन, समझते हैं? Are you getting this? Definitely. Okay, so J is a mother of Y is a sister of T. Now look here, if Y is a sister of T, quite obvious क्या बनता है रे? J is also mother of T. Yeah. Next, T is married to Q. T is married to whom? T is married to Q. Next, S is father of J. यस किसके फादर है रे? जे के फादर है। देखो इसलिए मैंने कहा था कि ट्री थोड़ा सा बीच में से बनाना शुरू कर दो, क्योंकि ऊपर भी ट्री एक्सपांड हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। नेक्स्ट, यस हैज ओनली वन डॉटर। यस को सिर्फ एक बेटी है। क्या हमें वो पता चल चुकी है कौन है? और वो डेफिनेटली जे इज द ओनली डॉटर ऑफ यस। ना कि हमें पता है सन है, पॉसिबिलिटी है और भी सन आ सकते हैं। डॉटर आएगी क्या पर? अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। नेक्स्ट, यस इज मैरिड टू आर। यस इज मैरिड टू आर, तो आर मस्ट बी ए फीमेल पर्सन, राइट। नेक्स्ट, के इज ब्रदर ऑफ डी। के किसका भाई है? डी का भाई है, तो ऑफ कोर्स के जे डी मस्ट बी सिबलिंग्स। आर यू गेटिंग? के अगर डी का भाई है, जे तो उसकी बहन है, ऑलरेडी बताया है, मतलब दे मस्ट बी द सिबलिंग। एंड नाउ यस, यहाँ पे देखो डी का जेंडर क्या होगा, कितना इमीडिएटली आएगा रे? मेल पर्सन। ऑफ कोर्स करेक्ट है, because what we know, yes has only one daughter. Okay, next, U is the father-in-law of D. Okay, U किसके father-in-law है रे? D के father-in-law है। अब मुझे बताइए father-in-law किसे कहा जाता है? father-in-law मिलते कब है? father-in-law या in-law का कोई भी रिलेशन कब मिलता है? शादी के बाद मिलता है। So it means D must be married. Yeah. Now we know D is a male person. Yes. तो of course उसने शादी की है, but we don't know who is the wife of D. We don't know. उसको एक सर्कल बना दो, ब्लैंक छोड़ दो। Now D, sorry, U किसके फादर इन लॉ है रे? D के फादर इन लॉ है। फादर इन लॉ किसे कहा जाता है? पार्टनर के पेरेंट्स को इन लॉज कहा जाता है। सबसे पहले तो समझ लो, फादर मदर ये तो अपने रिलेशन हो गए। दूसरे रिलेशन देखो, इन लॉज, पार्टनर के पेरेंट्स को इन लॉज कहा जाएगा, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। ओके, so if you is a father-in-law, you must be parent of, sorry, you must be father of this girl and you must be a male person. Are you getting? ये कैसे ट्री बना है, समझ में आया है? You is the father-in-law of D. Now we are done with the conditions given in a question.
Now what we observe over here, I am not getting the gender of, sorry, I am not getting who is here. क्या मुझे समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है. As well as I am unable to depict the gender of T, as well as I am unable to depict the gender of Q. तो आप बोलोगे मैम फिर ट्री बना के क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ है डेफिनेटली. लेट अस से अभी क्या होगा, वहां पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि लेट अस अज्यूम यहाँ पे एक यन पर्सन है, ठीक है, एक न्यू पर्सन यन जिसने डी के साथ शादी की है. तो आपको उसके बेसिस पे सवाल पूछे जाएंगे. हाउ इज यन रिलेटेड टू डी, हाउ इज यन रिलेटेड टू यू, हाउ इज यन रिलेटेड टू जे एंड लाइकवाइज सो ऑन. ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे पूछे जाएंगे. पॉसिबिलिटी है टी को बोला जाएगा कि फीमेल अज्यूम करो, ठीक है, ऐसे बोला जाएगा. इफ टी इज अ वाइफ ऑफ क्यू, प्लीज टेल मी द जेंडर बिटवीन वाई, सॉरी टेल मी द रिलेशन बिटवीन वाई एंड टी. कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, तो अभी ट्री हमारे पास है ही, तो हमने क्या किया था, जो हमारा पहला बेसिक ट्री है उसको थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ दिया था. इन लॉस के बारे में हमने वहां पे कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, ना ही अंकल अंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो यहाँ पे थोड़ा हम इन लॉस के बारे में पहले डिस्कस कर लेंगे. ओके, देखो फिर अंकल एंड के बारे में भी हम करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल के एंड डी, के जे डी आर सिबलिंग्स, राइट, तो ये इनके चाइल्ड हो गए. ना लेट अस अज्यूम वन न्यू पर्सन. देखो ट्री इस क्वेश्चन का इतना ही था, अभी क्वेश्चन की तरफ मत देखो, अभी मैं समथिंग इन लॉस के बारे में बताने जा रही हूँ. ओके, तो देखो यहाँ पे अभी देखो यन यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे एक पर्सन यन को अज्यूम किया है. U is over here, let us say U is married to V. ठीक है, U is married to V. प्लीज क्वेश्चन की तरफ मत देखो, ये कुछ नया चल रहा है. U is married to V, तो V N की कौन बन गई रे? मदर बन गई. लेट अस अज्यूम इस यन को सिबलिंग है, एक सिस्टर है, एक ब्रदर है. अज्यूम करेंगे ना, देखो जैसे आप लोगों को सिबलिंग है, आपके पेरेंट्स को भी सिबलिंग रहेंगे, डेफिनेटली रहने वाले हैं. तो यहाँ पे मैं एक एरो बनाने जा रही हूँ. अभी मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ से इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ अलग बनाना है. यस, अभी देखिए यहाँ पे. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मेक सम किड्स ओवर हियर. लेट अस से आप अगेन यहाँ पे सेंटर प्लेस में हो, गर्ल हो सकते हैं, बॉय हो सकते हैं, आपको एक सिस्टर है, आपको एक ब्रदर है. ओके, ये आपके पेरेंट्स है डी एंड एन, ये पेरेंट्स के सिबलिंग, ये फादर की सिबलिंग हो गए, ये मदर के सिबलिंग हो गए, ये ग्रैंड पेरेंट इधर के, ये ग्रैंड पेरेंट उधर के. क्या हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही ट्री बनाया है? बिल्कुल ऐसा ही ट्री हमने यहाँ पे भी बनाया है. ओके, थोड़ी देर पहले हमने किया था. व्हाट आई विल डू, आई विल इरेज ऑल द लेबल्स सो दैट इट विल बी क्लियर टू एवरीवन. यस, ओके. सबसे पहले हम अभी क्या करेंगे, इस फिगर से इन लॉज डिस्कस करेंगे. नाउ यहाँ पे क्या लेबल डाले थे रे? डी एंड यन डाले थे. लेट अस अज्यूम डी आपके फादर है, यन आपकी मदर है. नाउ लुक हियर एट दिस पेयर डी, ये डी के अपने पेरेंट्स है. यस, दीज आर पेरेंट्स ऑफ डी. यस, व्हाट अबाउट दिस मेंबर, व्हाट अबाउट दिस मेंबर्स, क्या हो गए रे वे उनके? ये डी के कौन लगेंगे? देखो इस साइड में फादर इन लॉ, मदर इन लॉ. आर यू गेटिंग? पार्टनर के पेरेंट को इन लॉज कहा जाता है. समझ में आ रही बात? देखो ये यन के पेरेंट्स रहेंगे इस तरफ. नाउ इस तरफ ये उनके हस्बैंड के पेरेंट है, तो वे उनके कौन लगेंगे? सास ससुर. अगेन फादर इन लॉ, मदर इन लॉ. आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस, बिल्कुल. अभी देखो यहाँ पे इस जनरेशन में आते हैं हम. दिस इज डी, ये आपके फादर है, ये आपकी फादर की बहन है, ये आपके फादर के भाई है. फादर की बहन आपकी बुआ लगती है, आंट इंग्लिश में बोलेंगे हम. देखो यहाँ पे मैं आंट लिखती हूँ. ये फादर के भाई है, आपके कौन लगेगी? अंकल लगेगी. समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, यहाँ पे यन इज देयर. यन ये आपकी मदर है, मदर की बहन आपकी कौन लगती है? मराठी में बोलते हैं मावशी, हिंदी में मौसी, इंग्लिश में अगेन आंट. यहाँ पे मदर के भाई है, आपके कौन लगते हैं रे? मामा लगते हैं, अंकल लगते हैं. आर यू गेटिंग दिस? डेफिनेटली. अब देखो इन लॉस के बारे में हम कुछ डिस्कस कर रहे थे. दिस इज डी आपके फादर, ये उनके अपने भाई बहन हो गए, बट पार्टनर के ब्रदर्स एंड सिस्टर को क्या कहा जाता है?
ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, साला साली, मेहुना मेहुनी। समझ में आ रहा है? देखो दिस इज डी, ये उनके पार्टनर के भाई बहन है, साला साली मेहुना। ओके नेक्स्ट, इफ यानी इज ओवर हियर, ये आपकी मदर है, ये उनके अपने भाई बहन हो गए, सगे भाई बहन। नाउ अगर वे पार्टनर की तरफ थोड़ा सा चेक करे तो ये उनके कौन लगेगे रे? ये उनकी ननंद लगती है, ये उनके देवर लगते हैं, दीर मराठी में कहते हैं, ठीक है। सी, हस्बैंड की बहन ननद लगती है, हस्बैंड के भाई देवर लगते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक सेंटेंस बोला था, क्या सेंटेंस बोला था? कि इन लॉज हमेशा शादी के बाद ही मिलते हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है? क्या ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है? इज दिस 100% करेक्ट? व्हाट यू थिंक कि इन लॉज हमेशा शादी के बाद ही मिलते हैं? इज दिस करेक्ट? नो, नॉट एट ऑल। क्यों करेक्ट नहीं है? देखो थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। लेट अस अज्यूम, आप आपकी तरफ से ही करने वाले हैं। लेट अस सी, आपको एक भाई है, आपके भाई की शादी हुई है, आपको कौन मिलती है रे? आपको कौन मिलती है? भाभी मिलती है। यस मिलती है कि नहीं आपको भाभी? डेफिनेटली मिलती है। इज इट मैंडेटरी आपकी शादी होनी चाहिए? इज इट मैंडेटरी कि आपकी शादी होनी चाहिए? नो, नॉट एट ऑल मैंडेटरी। वे आपकी कौन लगती है? भाभी लगती है। शी इज योर सिस्टर इन लॉ। समझ में आ रही है बात? ओके, लेट अस से आपकी एक बहन है, आपकी एक बहन है, उनकी शादी हुई है। कौन मिलते हैं रे आपको? आपको जीजा जी मिलते हैं। यस मिलते हैं कि नहीं? डेफिनेटली मिलते हैं। इज इट मैंडेटरी कि आपकी शादी होनी चाहिए? नो, नॉट एट ऑल मैंडेटरी। समझ में आ रही है बात? तो देखो ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ के लिए इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपकी शादी होनी ही चाहिए, बट हाँ इट इज रियली मैंडेटरी। फादर इन लॉ मदर इन लॉ पार्टनर के पेरेंट को कहा जाता है, इसलिए शादी के बाद ही मिलते हैं अभी वो ना। अभी हम क्या चेक करेंगे? डॉटर इन लॉ सन इन लॉ चेक करेंगे। आई होप सभी को क्लियर है कि इन लॉज कब मिलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। नाउ लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, दिस इज अ पेयर। देखो मैं यहाँ पे ए एंड बी लेबल कर रही हूँ, ठीक है, ए एंड बी लेबल कर रही हूँ। ये डी के पेरेंट है, आपके फादर के पेरेंट है, आपके फादर उनके ओन किड है, आपके फादर उनके ओन किड है, राइट। बट आपकी मदर उनकी कौन लगेगी रे? डॉटर इन लॉ लगेगी। समझ में आ रही है बात? कौन लगती है वो? डॉटर इन लॉ लगती है। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रही है बात? ना लुक हियर, व्हाट आई विल लेबल दिस पर्सन, लेट अस से यक्स एंड वाई लेबल करते हैं इनको। क्या लेबल करते हैं? यक्स एंड वाई लेबल करते हैं। सो देखो यक्स एंड वाई की बेटी यन है, आपकी मदर है, ये यक्स एंड वाई की बेटी है। बेटी ने शादी की, कौन आ गए? दामाद आ गए, जावई मराठी में कहते हैं, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे रे? सन इन लॉ कहने वाले थे। तो कितने इन लॉज है रे हमारे पास? टोटल 6 इन लॉज है। कौन से? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ। आई होप आप सभी जो भी इंपॉर्टेंट है वो नोट कर रहे हैं। आई होप ओके। चलो, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ। आई होप इन लॉज के बारे में आपको ये क्लियर है। एक बार रिवाइज कर लो, देखो स्क्रीन की तरफ इन लॉज के बारे में। चलो क्विकली 1 मिनट के लिए देखो। चलिए, आई होप दिस इन लॉज आर क्लियर टू एवरीवन। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जनरेट होता है। देखो आंट्स एंड अंकल के बारे में। अब देखो यहाँ पे ट्री कैसे एक्सपांड हो रहा है। दिस इज योर फादर सिस्टर, फादर्स ब्रदर। फादर के सिस्टर ने शादी की, उनको कौन मिल गए रे? हस्बैंड आ गए उनके। आपके वो कौन लगेंगे? अत्या के हस्बैंड आपके कौन लगते हैं? मामा लगते हैं। अगेन अंकल। ओके, पापा के भाई आपके काका लगते हैं, चाचा लगते हैं। उन्होंने शादी की, वाइफ आ गई उनको, वे आपकी कौन लगेगी?
ऑन्ट लगने वाली है। आर यू गेटिंग दिस? देखो, फादर की बहन आपकी आत्या लगती है, बुआ लगती है, बुआ ने शादी की, मामा जी आ गए, राइट? यस, आपको अंकल मिल गए। फादर के भाई आपके काका लगते हैं, चाचा लगते हैं, काका ने शादी की, आपको काकी मिल गई। यस, काकू आती है ना, चाची जिन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट, अभी देखो मदर के साइड में, हाँ, इधर भी तो पॉसिबल है, फैमिली हर जगह एक्सपांड होती रहती है, जो एक्सपांड होती है वही तो फैमिली होती है। यस, जैसे कि आप लोग हमारे साथ इतने नंबर से जुड़ रहे हो, तो धीरे धीरे हमारी भी फैमिली बहुत अच्छे से बढ़ रही है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग विद अस। लेट अस कंटिन्यू टुवर्ड्स दिस। सी, देखो यहाँ पे मदर, यन आपकी मदर, मदर की बहन आपकी मौसी लगती है। मौसी की जब शादी हो जाएगी, ये जब उनके हस्बैंड आएंगे, तो ये उनके कौन लगते हैं? सॉरी, ये आपके कौन लगते हैं? उनके भी हस्बैंड रहेंगे। आपके कौन लगते हैं? ये अंकल लगते हैं। ओके, नेक्स्ट, मदर के भाई मामा ने शादी की, ओके, उनको वाइफ यहाँ पे मिलती है। देखो मैं नेक्स्ट इस पे लिख रही हूँ, आपको ये सेम लेवल पे लिखना है। देखो, तो आपको कौन मिल गई? मामी जी आ गई आपके लिए आंट आ गई। समझ में आ रही है बात सभी को? देखो, आंट आंट, अंकल अंकल, फादर की तरफ 2 आंट 2 अंकल, मदर की तरफ फिर से 2 आंट 2 अंकल। हे भगवान, अब कैसे करें? लेट अस से क्वेश्चन में दिया गया है ए इज आंट ऑफ बी, आप कैसे ड्रॉ करोगे? क्वेश्चन ऐसा है आप लोगों के लिए, ए इज आंट ऑफ बी, आप बोलोगे मैम मैटरनल पैटर्नल यूज करेंगे, उससे भी काम नहीं बनता है, क्योंकि देखो मैटरनल 2 अंट है, पैटर्नल 2 अंट है, कुल मिला के हमारे पास 4 अंट है, 4 अंकल है। देखो कंफ्यूजन आने वाला है, बट कंफ्यूजन है तो सोल्यूशन भी है, प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। कैसे है? तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक क्विक प्रिपरेशन चार्ट दे रही हूँ सिर्फ ऑन्ट एंड अंकल के लिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ऑन्ट एंड यहाँ पे अंकल, मैटरनल रहेगा, पैटर्नल रहेगा। यस, ये चार्ट आपको एनी हाउ याद रखना ही है, मैटरनल पैटर्नल। ओके, अब देखो ऑन्ट मैटरनल कैटेगरी में कौन कौन है? मौसी है। यस, मैं यहाँ पे मराठी में लिख रही हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। मैटरनल ऑन्ट मौसी भी हो सकती है, मामी भी हो सकती है, ठीक है। देन पैटर्नल ऑन्ट कौन कौन हो सकता है रे? आत्या या बुआ भी हो सकती है, एंड अगेन पैटर्नल ऑन्ट काकू भी हो सकती है। ये चार्ट आपको याद रखना ही है, मैटरनल ऑन्ट मौसी मामी, पैटर्नल ऑन्ट आत्या काकू, मैट्रिक्स की तरह इसे पढ़ो। मैटरनल अंकल कौन कौन रहते हैं रे? मामा रहते हैं, एज वेल एज मौसी के हस्बैंड काका रहते हैं। नेक्स्ट, पैटर्नल अंकल कौन रहेंगे रे? पैटर्नल अंकल फिर से काका रहेंगे, पापा के भाई, एंड आत्या के हस्बैंड कौन रहेंगे? फिर से मामा रहेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ये चार्ट आपको एनी हाउ याद रखना ही है। किसके लिए? किसके लिए रखना है? ताकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन आपको ना आए, इसलिए याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया? सगे रिलेशन कवर किए, ग्रैंड पेरेंट्स तक हमने प्रीवियस ट्री में देखा था, यहाँ पे हमने इन लॉज के बारे में देखा, अंकल आंट के बारे में देखा है, अभी कजिन्स बाकी है, नीस नेफ्यू बाकी है, हम वो आगे कवर करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस चार्ट ऑन अर्जेंट बेसिस, ठीक है, आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लीज डू कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। नेक्स्ट, चलो यहाँ पे भी हमें ट्री ही बनाना है। देखो देखो यहाँ पे देखो, के इज फादर ऑफ जे, के किसके फादर है रे? के इज फादर ऑफ हुम? के इज फादर ऑफ जे। जे इज सिस्टर ऑफ यल, जे किसकी सिस्टर है? जे इज सिस्टर ऑफ यल, सिबलिंग हो गए, तो क्वाइट ऑब्वियस के किसके फादर हो गए? यल के भी फादर हो गए। नेक्स्ट, यल इज मदर ऑफ डी। देखो यल यहाँ पे है, यल किसकी मदर है? यल जो है डी की मदर है। नेक्स्ट, के इज मैरिड टू टी। देखो के यहाँ पे है, मैरिड टू हुम? के इज मैरिड टू टी, तो ऑफ कोर्स टी का जेंडर क्या रहेगा रे? फीमेल रहेगा। नेक्स्ट, टी हैज ओनली 2 डॉटर्स। टी को सिर्फ कितनी बेटियां है? 2 बेटियां है।
क्या बेटों के बारे में कुछ कहा गया है? नहीं कहा गया है। बेटे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या एक रहेगा, दो रहेगा, वी डोंट नो एनीथिंग। बट हाँ, 2 डॉटर्स हमें मिल चुकी है एंड हु आर दे? दैट इज जे एंड यल। ओके, नेक्स्ट, टी इज मदर ऑफ यू। टी किसकी मदर है रे? देखो यू की मदर है, तो क्वाइट ऑब्वियस जे, यल एंड यू क्या हो जाएंगे? सिबलिंग्स हो जाएंगे। और यू का जेंडर क्या रहेगा रे? confirm male person. क्यों? Because we know that T has only 2 daughters. Okay, next, T is sister of Yam. T किसकी बहन है? T जो है वो यम की बहन है। Again, we do not know anything about this person. यम मेल है, फीमेल है, कुछ पता नहीं है हमें, या कुछ बता भी नहीं सकते। नेक्स्ट, डी, अगेन मेल है, फीमेल है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट जहां पे ऐसा कंफ्यूजन है, थोड़ा वहीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपको। हाउ इज, थोड़ा आंसर करने की कोशिश करो, हाउ इज डी रिलेटेड टू यल? क्या क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए? डी का यल के साथ क्या रिश्ता है? देखो डी यहाँ पे है, यल यहाँ पे है। हाउ इज डी रिलेटेड टू यल? हमेशा फर्स्ट पर्सन को डिकोड करना है। डी का यल के साथ क्या रिश्ता है? पर डी का तो जेंडर हमें पता ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अज्यूम करके देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है रे। आइदर इट इज मेल रहेगा तो सन होगा, यस। फीमेल रहेगी तो कौन रहेगा? डॉटर रहेगा। बट हमें जेंडर पता नहीं है, इसलिए हम किस आंसर ऑप्शन पे फोकस करेंगे? आइदर सन और डॉटर। ठीक है, अब ऐसा ना देते हुए वे लोग क्या करेंगे? पॉसिबिलिटी है, लेट अस से एक आधा ऑप्शन वो चाइल्ड दे देंगे। क्या दे देंगे? चाइल्ड दे देंगे, सन डॉटर नहीं देंगे उस वक्त। सिर्फ आपको वहां पे क्या ऑप्शन रहेगा? चाइल्ड ऑप्शन रहेगा। तो बेशक उसको चेक करना, उसको टिक करना, दिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट वन। यस, आर यू गेटिंग दिस कि चाइल्ड को भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अगले कंडीशन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहां पे कंफ्यूजन है मैं डेफिनेटली आपको कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगी। ओके, चलिए अभी अगले कंडीशन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज गिवन ओवर हियर? यस इज सिस्टर ऑफ बी। यस जो है वो किसकी सिस्टर है रे? बी की सिस्टर है। नेक्स्ट, के इज ब्रदर ऑफ बी। अच्छा, के इज ब्रदर ऑफ हुम? के इज ब्रदर ऑफ बी, यानी कि यहाँ पे मेल पर्सन। ओके, नेक्स्ट, के इज सन ऑफ यल। के यल का बेटा है। अब देखो ये आर सिबलिंग्स, तो क्वाइट ऑब्वियस यस भी इसका चाइल्ड रहेगा, बी भी इसका चाइल्ड रहेगा। नेक्स्ट, यल इज मैरिड टू वाई। यल की शादी किसके साथ हुई है रे? वाई के साथ हुई है। येट वी आर नॉट श्योर अबाउट जेंडर, प्लीज कीप इट एज इट इज। वाई इज द डॉटर ऑफ जे, तो वाई का जेंडर क्या बनता है रे? फीमेल बनता है। एंड वाई इज अ डॉटर ऑफ हुम? वाई इज अ डॉटर ऑफ जे। यस, नेक्स्ट, वाई हैज ओनली वन डॉटर। वाई को सिर्फ एक ही बेटी है। लिमिटेशन बेटियों पे आया है, बेटों पे है क्या रे? नहीं, वी कांट से एनीथिंग, बेटे कितने भी हो सकते हैं। तो क्विकली देखो अभी यहाँ पे बी का जेंडर क्या हो जाएगा? मेल पर्सन हो जाएगा। एज वाई इज अ फीमेल, और ये दोनों अगर हस्बैंड एंड वाइफ है तो यल का जेंडर क्या होगा? मेल हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन, वाई हैज ओनली वन डॉटर, वी डन। नेक्स्ट, जे इज मैरिड टू सी। देखो जे यहाँ पे है, मैरिड टू हुम? जे इज मैरिड टू सी। नेक्स्ट, के इज ब्रदर ऑफ डी। के किसका भाई है? डी का भाई है। तो क्वाइट ऑब्वियस डी का भी जेंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेल पर्सन हो जाएगा। नेक्स्ट, डी इज मैरिड टू हुम? डी इज मैरिड टू टी। देखो यहाँ पे डी इधर है, मैरिड टू हुम? मैरिड टू टी। क्वाइट ऑब्वियस टी का जेंडर हो जाएगा फीमेल। नाउ वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट जे एंड सी। जे का जेंडर क्या है, सी का जेंडर क्या है, कुछ भी पता नहीं है। सो प्लीज उसको अपने दिमाग से कुछ भी जेंडर अप्लाई मत करना, कीप इट एज इट इज। ठीक है, तो अब तक देखो हमने सगे रिलेशन सभी सीख लिए हैं, एज वेल एज हमने इन लॉज भी सीख लिए है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अभी आता है पार्ट नीस एंड नेफ्यू का।
तो नीस एंड नेफ्यू हम किसे कहने वाले हैं, चेक करते हैं। अभी हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ है, थोड़ा सा नया पार्ट आ रहा है। लेट अस से, अभी देखो यहाँ पे डी एंड टी मैरिड है, लेट्स से इनके 2 चाइल्ड है, वन इज यक्स अनदर इज जेड। मैं अलग लेबल्स ले रही हूँ, दिस मस्ट बी सिबलिंग एंड दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉय। यक्स एंड जेड उनके कौन है, किड्स है। लेट अस अस्यूम, लेट अस से यहाँ पे यस की शादी हुई है, उनके हस्बैंड आए हैं एंड द नेम ऑफ हस्बैंड इज यच, लेबल करते हैं इसको। अगेन इनके भी किड्स है, लेट अस से अ गर्ल एंड अ डॉटर एंड अ सन। ओके, इनको भी लेबल करते हैं, let us say we label it as P and Q. Now, X and Z are siblings to each other, as well as P and Q are siblings to each other. What about Q and X? Q and X का एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता रहेगा, तो Q and X का एक दूसरे के साथ cousins का रिश्ता रहेगा। as well as देखो यहाँ पे P and X का क्या रहेगा, अगेन कजिन्स का। Z एंड Q अगेन कजिन्स का। तो देखो अगर आपके पेरेंट्स सिबलिंग्स है तो उनके बच्चों को क्या कहा जाएगा, कजिन्स कहा जाएगा। हाँ ना, देखो आप आपके मौसी, मामा, अत्या, काका, इन सभी के बच्चों को क्या कहते हो, ये मेरे सभी कजिन्स है। समझ में आ रही है बात ना। इंपॉर्टेंट पार्ट नीस नेफ्यू का। देखो अगर हम डी का रेफरेंस ले रहे, कहाँ पे है डी, हाँ यहाँ पे है, देखो डी। देखो ये डी के अपने बच्चे हैं यक्स एंड जेड, यस और नो, डेफिनेटली यस। नाउ यस उसकी सिस्टर लगती है, किसकी, डी की सिस्टर लगती है। तो ये जो पी एंड क्यू है वो डी के कौन लगेगे रे, नीस एंड नेफ्यू। नीस इज अ फीमेल पर्सन, नेफ्यू इज अ मेल पर्सन। भाचा भाची मराठी में जिसे कहते हैं, भांजा भांजी हिंदी में जिसे कहते हैं। सिमिलरली फॉर यस, ये उसके अपने बच्चे हैं, तो उसके भाई के बच्चे उसके लिए कौन रहेंगे रे, इट विल बी व्हाट, नीस एंड नेफ्यू, भाचा या भाची, भांजा या भांजी। समझ में आ रहा है सभी को, नीस एंड नेफ्यू कैसे आते हैं। ओके, सो हियर वी डन विथ ऑल द टाइप ऑफ रिलेशन। क्या क्या देखा हमने शुरुआत से लेकर, सबसे पहले सिबलिंग, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, उसके बाद हमने क्या देखा, इन लॉज के बारे में देखा, उसके बाद हमने अंकल आंट के बारे में देखा, यहाँ पे हमने कजिन्स एंड नीस नेफ्यू के बारे में देखा। इसके अलावा कोई भी रिलेशन नहीं रहता है, कोई भी रिलेशन नहीं रहता है, ये सभी रिलेशन यहाँ पे कवर हुए हैं। तो अभी एज अ होमवर्क मैं आपको कुछ टास्क असाइन करना चाहती हूँ। सिट फॉर 10 मिनट्स एंड मेक अ ट्री ऑफ योर फैमिली। ठीक है, आपकी फैमिली का ट्री बनाना शुरू करो। शुरुआत करो आपसे, अभी मत बनाओ, अभी तो हमें सीखना है आगे, अभी मत बनाओ प्लीज। अभी देखो यहाँ पे सुन लो, पहले शुरुआत करो आपसे। सेंटर में देखो, यहाँ पे आप जो भी हो, आपका जो भी नाम है यहाँ पे पुट करो, शुरू करो। आपके भाई है यहाँ पे उनका नाम लिखो, आपकी बहन है यहाँ पे उनका नाम लिखो। लिखते लिखते ये ट्री बनाते जाओ। आपके पेरेंट्स के लिए भी ड्रॉ करो, ग्रैंड पेरेंट्स, लगे तो एक बड़ा पेपर लेना और वहां पे प्लीज ड्रॉ करके देखना, बहुत हेल्प होगा। ताकि जब आप रिवीजन करोगे, एक बार वो ट्री देख लो, एग्जाम में जाने से पहले काम हो जाएगा, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो खुद के लिए थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स का एक छोटा सा नोटबुक भी बनाना शुरू कर दो, ताकि एंड टाइम पे अगर कोई आप फॉर्मूला भूल जाते हो या फिर कुछ ट्रिक भूल जाते हो, अरे अंकल आंट के बारे में मैं कुछ भूल गया था, तो क्विकली वो चार्ट बना के रखो ना कि अंकल आंट कहाँ कहाँ पे होते हैं, मैटरनल पैटर्नल दो है, क्या क्या पॉसिबल है, क्या अंकल आ सकते हैं, क्या आंट आ सकते हैं। सो दिस शुड बी विथ यू इन अ हैंडी मैनर, एक आसान तरीके से आपके साथ ये होना चाहिए, ताकि रिविजन करने में आसानी जाए। समझ में आ रहा है, पढ़ाई करते करते ऐसा भी कुछ साइड में नोट्स बनाते जाओ, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या आया है, D इज ब्रदर ऑफ B। D किसका भाई है रे, D इज ब्रदर ऑफ whom, D इज ब्रदर ऑफ B। नेक्स्ट, यम इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ B। ओके चलो यहीं पे बनाना पड़ेगा, मतलब हमें यम इज ब्रदर ऑफ B। नेक्स्ट, K इज फादर ऑफ यम। ओके, K इज फादर ऑफ whom, फादर ऑफ यम। अब देखो के सिर्फ इसके फादर रहेंगे क्या रे, अगर ये सिबलिंग है तो डेफिनेटली नहीं, वो डी एंड बी के भी फादर रहेगी। नेक्स्ट, टी इज वाइफ ऑफ के। अच्छा ठीक है, टी इज वाइफ ऑफ हूँ,
T is wife of A. तो यहाँ पे फीमेल पर्सन सर्कल सिंबल. So how is B related to T? B का T के साथ क्या रिश्ता है? क्या लगता है आपको क्या रिश्ता हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी होगी रे? देखो, B is a kid of T, बच्चा है वो उसका. एक पॉसिबिलिटी है सीधा सीधा चाइल्ड आंसर रहेगा, उसको टिक कर लो. या फिर आइदर सन और डॉटर रह सकता है, पॉसिबिलिटी है. यस, आइदर सन और डॉटर. अगर ऐसा है तो उसको टिक कर लो. अगर ये दोनों भी नहीं दिख रहे तो नन ऑफ दिस या कैन नॉट बी डिटरमाइन को जरूर टिक कर सकते हो. बट हाँ, वहां पे सन और डॉटर ऑप्शन है और कैन नॉट बी डिटरमाइन है, तो किसको टिक करना है रे? सन और डॉटर को टिक करना है. तो प्रिटी सिंपल क्वेश्चन, आइदर और के कंडीशन पे थोड़ा सा फोकस करो. आर यू गेटिंग? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो यहाँ पे व्हाट इज गिवन ओवर हियर. T इज सिस्टर ऑफ D. T किसकी बहन है? T जो है वो D की बहन है. ओके, नेक्स्ट. D is married to P. All right, D is married to P. Next, P is son of M. P किसका बेटा है रे? ये जो P है वो यम का बेटा है. ओके, तो देखो यहाँ पे if P is son of M, I have to put M on top level. Next, T is mother of J. कहाँ पे है T? देखो T यहाँ पे है. किसकी मदर है वो? J की मदर है. नेक्स्ट, Y is the father of U. अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, हमारा जो ट्री है ना वो लिंक नहीं हो पा रहा है. अब तक कैसे था कंडीशन? किसी से तो रिलेटेड कुछ तो दिया था, बट यहाँ पे ऐसा हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है. तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इधर ही साइड में ट्री बनाएंगे. ओके, और जैसे ही हमें कोई लिंकिंग कंडीशन मिल जाती है हम उसको मर्ज कर देंगे. ऑलराइट, सो क्या था वो कंडीशन? Y is father of whom? Y is father of who. ओके, लिख दिया हमने यहाँ पे. चलो अभी अगला कंडीशन देखते हैं. Y has only one son and only one daughter. देखो कितना क्लियरली मेंशन करके दिया है रे, सिर्फ एक ही बेटा है, सिर्फ एक ही बेटी है. समझ में आया? देखो ऐसा क्लियरली मेंशन करके आता है. नेक्स्ट, U is daughter of T. ये जो U है किसकी डॉटर है? T की डॉटर है. थोड़ी देर पहले हमें पता चला Y उसके फादर है, मतलब U उसकी भी उसका बच्चा है. ठीक है, जो भी है, गर्ल रहे बॉय रहे, U उसका बच्चा है. अब हमें क्या पता चला? U is daughter of T, और T देखो यहाँ पे है. U Y की भी बच्ची है, T की भी बच्ची है. तो कैन वी से दिस इज अ हस्बैंड एंड वाइफ, ये स्पाउस है. कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट अगली कंडीशन क्या है? U is daughter of T हो गया. अच्छा, एक काम करते हैं, ये कंडीशन हम पहले मैप कर देंगे. एक सन एक डॉटर है Y को. सो डॉटर हमें मिल गई U. चलो ये तो सिबलिंग बन गए. J का जेंडर क्या हो गया रे? मेल पर्सन हो गया. यहाँ पे मैंने D का जेंडर नहीं बनाया था, मैं पहले इसको मार्क कर दूं. एज वी नो दैट P इज अ मेल पर्सन, D मस्ट बी ए फीमेल पर्सन. नेक्स्ट क्या दिया है रे? Q इज सन ऑफ D. Q जो है वो इस D का बेटा है, तो क्वाइट ऑब्वियस वो P का भी बेटा हो जाएगा. हस्बैंड वाइफ है दोनों तो. यस. नेक्स्ट क्या पूछा है रे हमें? हाउ इज P रिलेटेड टू T. P का T के साथ क्या रिश्ता है? ये जो P है T के कौन लगते हैं? देखो ये P की वाइफ है. वाइफ पार्टनर से रिलेटेड कुछ रिश्ता है. तो पार्टनर से रिलेटेड जब भी रिश्ता आता है पहले तो सोच लो इन लॉज आएगा. कंफर्म आंसर इन लॉज रहेगा. नाउ ये उसके वाइफ की बहन है. यस, आर यू गेटिंग दिस? तो ये जो वाइफ की बहन है उनको क्या बोलती है? क्या बोलेगी उनको? जीजा जी कहेगी. कौन लगेगी वे? उसके ब्रदर इन लॉ लगेंगे. सो हाउ इज P रिलेटेड टू T? P का T के साथ क्या रिश्ता है? तो ब्रदर इन लॉ का रिश्ता है. समझ में आ रहा है सभी को क्या रिश्ता है? ब्रदर इन लॉ का रिश्ता है. ऑलराइट, ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया था कि आपको ये मर्जिंग करना समझ में आ जाए. अगर दो ट्री जनरेट हो रहे हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन आएगा जहां पे आपको मर्जिंग दी जाएगी. कुछ ना कुछ कंडीशन रहेगा. और अगर ऐसा कंडीशन नहीं भी रहेगा तो डरना मत. कीप द ट्रीज सेपरेटली इन सिस्टमैटिक मैनर. वो आपको सब क्वेश्चन में
कुछ लिंक दे देंगे कि अज्यूम करो ये इसका कोई तो लगता है, तो इसका उसके साथ क्या रिलेशन होगा। तो ऐसा लिंक इन आपको डेफिनेटली दिया जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, देखो। यस, देखो यहाँ पे, P is father of Q. Q's mother T has 3 children. अच्छा, आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक पजल बताना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे एक पर्सन है चिंटू, ठीक है, एक पर्सन है चिंटू। कौन है वो पर्सन? चिंटू, ऐसा ही पर्सन है। चिंटू की मदर को 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। पहले का नाम है यक्स ए टी, दूसरे का नाम है यक्स ई टी, तीसरे का नाम है यक्स ओ टी, चौथे का नाम है यक्स आई टी। तो कैन यू टेल मी पांचवे का नाम? कैन यू टेल मी पांचवे का नाम? सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो, क्या लगता है आपको फिफ्थ किड का नाम क्या रहेगा? आपके दिमाग में कहीं ये तो नहीं आ रहा है ना, यक्स यू टी, कहीं ये तो नहीं आ रहा ना आपके दिमाग में? अगर ये आ रहा है तो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है रे? देखो क्या बोला था सेंटेंस मैंने, चिंटू की मदर को 5 बच्चे हैं। इसका मीनिंग क्या है रे? इसका मीनिंग है चिंटू खुद उसमें से एक है। तो पांचवे का नाम यक्सयूटी नहीं रहेगा, क्या रहेगा? कंपल्सरी चिंटू रहेगा। तो ये गलती प्लीज यहाँ पे मत करना। चिंटू खुद उनका बेटा है पांचवा। समझ में आ रही है बात सभी को? तो ऐसा ही कंडीशन देखो यहाँ पे दिया गया है। P is the father of Q. Q's mother T has 3 children. क्या है कंडीशन? P is father of Q. Q's mother T has 3 children. इसका मीनिंग ये है Q खुद उसमें से एक है। So please don't get confused among this condition. All right? चलिए मैं इसको अभी इरेज करती हूँ ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। P किसके फादर है रे? P is father of Q. Q's mother T, मतलब they must be husband wife. P and T must be husband wife, right? Q's mother T has 3 children. Of course Q उसमें से एक है, one more will be there, one more will be there. Total कितने रहेंगे वहां पे? 3 रहेंगे. Okay. Now, very important condition that R is the maternal uncle of P's only daughter's son N. आर कौन लगते हैं? मैटरनल अंकल। चलो अभी चार्ट याद करना है। मैटरनल अंकल कौन कौन है रे? सबसे पहले मदर के भाई मामा। देखो कंडीशन ड्रॉ करेंगे, सोल्यूशन की तरफ मत जाओ, थोड़ा पहले नॉलेज गेन करो। सोल्यूशन तो अपने आप आएगा, नॉलेज तो पहले गेन करो। मदर्स सॉरी मैटरनल अंकल, सबसे पहले मामा पॉसिबल है, दूसरा काका। बट काका कैसे रे? मौसी के हस्बैंड। यस, तो ये काका मैरिज के बाद मिलते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? मौसी होनी चाहिए। क्या इस कंडीशन में उस बच्चे को मौसी है? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। देखो 2 पॉसिबिलिटीज आपको बताए मैंने, मैटरनल अंकल एक तो मामा, नहीं तो मौसी के हस्बैंड काका। अब काका, ये पॉसिबिलिटी कब आएगी? जब मौसी होनी चाहिए तभी तो पॉसिबिलिटी आएगी। अगर मौसी ही नहीं है तो क्या ये पॉसिबिलिटी आएगी? नहीं आएगी। अब देखो जरा कंडीशन में, आर इज द मैटरनल अंकल ऑफ पीस ओनली डॉटर सन एंड। ओनली वर्ड इंडिकेट्स व्हाट? ओनली वर्ड क्या इंडिकेट करता है? क्या लगता है आपको? ओनली डॉटर। अरे अब तक हमने कितनी बार किया है ओनली डॉटर, मतलब सिर्फ एक बेटी है। मौसी कब रहेगी? जब मदर को बहन रहेगी। जब बेटी ही एक है तो मौसी का कंडीशन आएगा क्या? नहीं आएगा। सो ये दूसरा पॉसिबिलिटी मैटरनल अंकल के लिए आउट हो जाता है। द ओनली एंड वन एंड ओनली पॉसिबिलिटीज वो उसके मामा लगते हैं। किसके रे? इस यानी के। तो चलिए यहाँ पे कंडीशन हम ड्रॉ करते हैं। आर इज द मैटरनल अंकल, मतलब आर मस्ट बी ए मेल पर्सन। मैटरनल अंकल ऑफ हुम? तो पीस
only daughter's son, and that is who? That is N. ओके, P उसकी ओनली डॉटर, उसका सन N, और ये जो R है वो उसके मैटरनल अंकल लगते हैं। देखो N की मदर होगी कोई तो मैप करेंगे बाद में, उनके भाई R। आ गया कंडीशन मैटरनल अंकल का? बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो चलो P इज अ मेल पर्सन हमने यहाँ पे देखा है, एंड यहाँ पे कौन है? P। सी आई एम नॉट श्योर, देखो यहाँ पे क्यू P का चाइल्ड है, बट हमें पता नहीं क्यू का जेंडर क्या है, इसलिए जल्दबाजी में प्लीज इस गोल में उसको मत लिख देना। आगे कंडीशन है, पहले उसको पढ़ो। देखो V इज अ ब्रदर ऑफ R, V जो है R का भाई है, तो कैन आई पुट V ओवर हियर? नहीं रख सकते, बिकॉज यहाँ पे फीमेल पर्सन चाहिए, एंड इफ V इज अ ब्रदर ऑफ R, V must be a male person. Yes, are you getting? And now we can put Q over here definitely, because पहला कंडीशन क्या कहता है हमें कि Q जो है वो P की बेटी है। P is a father of Q दिया था ना, तो चलो ये जो R and V है वे उनके बच्चे लगेंगे, यहाँ पे हमारा ट्री पूरा होता है। So what is the question asked over here? How is Q related to N? ये जो Q है उसका N के साथ क्या रिश्ता है? तो कौन लगती है रे Q N की? मदर लगती है। Okay, isn't it simple one? कब सिंपल होगा? जब आप वो चार्ट याद करोगे, जब वो चार्ट आपके पास रेडी होगा, तभी आपके लिए वो सिंपल लगने वाला है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस क्विकली मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, देखिए यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है? B इज अ फादर ऑफ B is a father of W and T, दोनों के फादर है, मतलब 100% W and T कौन हो गए रे? सिबलिंग्स हो गए। नेक्स्ट, R is the son of W, चलो लिख दो यहाँ पे, R जो है वो किसका बेटा है? W का बेटा है। नेक्स्ट, R is the only brother of C, ये जो R है वो किसका ओनली ब्रदर है? C का ओनली ब्रदर है, मतलब ये दोनों सिबलिंग हो गए। यस, हो गए सिबलिंग, यस बिल्कुल हो गए। अभी देखो अगली कंडीशन, यम इज द मदर ऑफ सी। अच्छा ठीक है, सी यहाँ पे है, यम उनकी कौन होनी चाहिए? मदर होनी चाहिए। तो देखो दे मस्ट बी, यम एंड डब्ल्यू मस्ट बी ए कपल, हस्बैंड एंड वाइफ। डब्ल्यू का जेंडर क्या होना चाहिए? मेल पर्सन होना चाहिए। अभी तक सी के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए प्लीज कीप इट एज इट इज। अगला कंडीशन देखो, यम इज डॉटर इन लॉ ऑफ जेड। ठीक है, यम मुझे क्या चाहिए? किसी की तो डॉटर इन लॉ चाहिए। अब थोड़ा याद करो, डॉटर इन लॉ किसे कहते हैं? देखो मैं यहाँ पे साइड में मैप ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, डॉटर इन लॉ मतलब जो बेटे के साथ शादी करती है उसे डॉटर इन लॉ कहा जाता है। तो यम शुड बी डॉटर इन लॉ ऑफ हुम? यम शुड बी डॉटर इन लॉ ऑफ जेड। मतलब यहाँ पे जो पर्सन है, अभी यहाँ पे कौन है? डब्ल्यू, यम के हस्बैंड कौन है? डब्ल्यू है, राइट? तो जेड जो है वो डब्ल्यू के पेरेंट होने चाहिए 100%, यस और नो? बट जरा देखो यहाँ पे, आई नो दैट बी इज ऑलरेडी वन पेरेंट ऑफ डब्ल्यू। आर यू गेटिंग दिस? बी खुद डब्ल्यू के पेरेंट है, तो अगर मुझे जेड को भी डब्ल्यू का पेरेंट बनाना है तो कंफर्म एक ही कंडीशन आती है, जेड को यहीं पे रखना पड़ेगा, एंड जेंडर ऑफ जेड मस्ट बी फीमेल। नाउ कैन वी से दैट जेड, यम इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ जेड। देखो डब्ल्यू जो है जेड का बेटा हो गया, और बेटे के साथ शादी की है यम ने, तो वे उनकी कौन लग गई? बहू लगती है, डॉटर इन लॉ लगती है। ओके, नेक्स्ट, जेड हैज ओनली वन डॉटर एंड ओनली वन सन। जेड को सिर्फ एक ही बेटी है, एक ही बेटा है। एक बेटा तो हमें मिल गया, ऑफ कोर्स ही कौन रहेगी रे? उसकी बेटी रहने वाली। ओके, समझ में आ रहा है कैसे मैप करना है? ये प्रैक्टिस से होगा, ऐसे ही नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सी का जेंडर। व्हाट यू थिंक, व्हाट विल बी द जेंडर ऑफ सी? क्या लगता है आपको? देखो हमें बोला गया है कि आर इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी।
See, here is the condition. R is only brother of whom? R is only brother of C. Now यहाँ पे जैसे ही आप लोग वर्ड ब्रदर देखते हो इमीडिएटली लगता है कि C शुड बी अ फीमेल वन, बट ऐसा नहीं है. थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे हम दोनों कंडीशन चेक करेंगे. लेट अस से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो अभी C. We know that R is a male person. This is confirmed to us, right? देखो R is a male person. Yes, चलो अभी हमें, and we also know that R and C are siblings. Yes, still फर्स्ट पॉसिबिलिटी में मैं C को मेल कंसीडर करती हूँ, सेकेंड इसमें C को फीमेल कंसीडर करती हूँ. दोनों पॉसिबिलिटी चेक करेंगे ना. कैन C, देखो क्या C ऐसा कह सकता है स्टेटमेंट कि R इज माई ओनली ब्रदर? लेट अस अज्यूम आप C हो, मैं भी अज्यूम करती हूँ कि मैं C हूँ, ठीक है. क्या हम ऐसा कह सकते हैं R इज माई ओनली ब्रदर, R मेरा इकलौता भाई है? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं. सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस जहां पे C को फीमेल बनाया गया है, क्या आप लोग ऐसा कह सकते हो R इज माई ओनली ब्रदर? फिर से एक बार, बिल्कुल कह सकते हो. दोनों केसेस में R इज द ओनली ब्रदर ऑफ C 100% ट्रू होता है. इसलिए we cannot depict the gender of C, ठीक है. It can be either male or it can be either female. All right, I hope you are clear with this. Yes, now what we are going to do, we are going to start with distance and direction. ठीक है, क्विकली हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस एंड करते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डायरेक्शन टेस्ट. ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं स्लाइड चेंज करती हूँ, तब तक प्लीज बी पेशेंट. यस, चलिए अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्शन टेस्ट के साथ बिगिन करने वाले हैं. अभी देखो, जैसे ही डायरेक्शन टेस्ट बोला जाता है, हमारे पास कौन से मेन डायरेक्शन है रे? देखो यहाँ पे, लुक हियर, टॉप डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ इंडिकेट किया जाता है, बॉटम विल बी साउथ, दिस विल बी ईस्ट एंड दिस विल बी वेस्ट. ओके, ना जैसे ही हम ये मैप ड्रॉ करते हैं, इमीडिएटली देखो यहाँ पे एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. यहाँ का भी एंगल 90 है, यहाँ का भी 90 है, हियर आल्सो 90, हियर आल्सो 90, ठीक है. यस, नेक्स्ट अभी देखो, चार मेन डायरेक्शन तो हो गई, हमारे पास अभी चार सब डायरेक्शंस भी है. नाउ दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. This will be northeast, this will be northwest, this will be southwest and this will be southeast. अब देखो, जब ये पार्टीशन होता है, एग्जैक्टली हाफ हाफ पार्टीशन होता है. कैसा होता है? एग्जैक्टली हाफ हाफ पार्टीशन होता है. इसलिए इनिशियल एंगल कितना था रे यहाँ पे? द इनिशियल एंगल वाज ऑफ 90 डिग्रीज. और जैसे ही ये पार्टीशन हो गया, यहाँ पे एंगल कितना आ गया? 45 डिग्रीज आ गया. लाइकवाइज इधर भी वैसा ही पार्टीशन हुआ है, तो यहाँ पे भी एंगल क्या आएगा? 45 डिग्रीज ही आएगा. यहाँ पे भी पार्टीशन हुआ है सेम, यहाँ पे भी पार्टीशन हुआ है सेम. दैट्स इट. डायरेक्शन टेस्ट में ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. टॉप डायरेक्शन इज नॉर्थ, बॉटम वन इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. चार मेन डायरेक्शन. सब डायरेक्शन देखो रे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. ओके, मेन डायरेक्शंस अगर है, एंगल रहता है 90 डिग्रीज का. अगर हमने उसको उसमें सब डायरेक्शन भी इंक्लूड कर लिए, तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है रे? 45 डिग्रीज का बनता है. एंड दस द होल सर्कल इज ऑफ 360 डिग्रीज. होल सर्कल का डिग्री कितना हो जाएगा? 360 डिग्रीज हो जाएगा, क्योंकि सभी को टोटल पता है 90 90 90 90. द टोटल विल बी व्हाट? 360 डिग्रीज. ओके, चलिए, I hope this basic part is clear to everyone. Now let us continue to solve the question.
अब क्या होगा जब क्वेश्चन आते हैं, तो देखो कैसा होता है। चलिए पहले क्वेश्चन हम देख तो ले। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है। व्हाट इज गिवन ओवर हियर, पॉइंट डी इज 14 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। पहले तो हम क्या करेंगे, पूरे कंडीशन पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, पॉइंट बी इज 4 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट डी। Point F is 9 meter towards the south of point D. Next, point E is 7 meter towards the east of point B. Point C is 4 meter towards the north of point E. Point G is 4 meter towards the south of point A. क्वेश्चन कैसा दिया है, हमें बस कंडीशन में क्या दिया है, जस्ट रेफरेंस लिया है एक पॉइंट का, एंड उसके ईस्ट में है, उसके वेस्ट में है, कितने डिस्टेंस पे है, ये हमें बताया गया है। तो शुरुआत करेंगे पहले कंडीशन से, मैप ड्रॉ करना हम शुरू कर देंगे, धीरे धीरे हमें डिस्टेंसेस आते जाएंगे। सबसे पहले पॉइंट डी इज 14 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। सबसे पहले पॉइंट ए को मैप कर दो। नाउ मैप आपको पता है, बेसिक मैप, टॉप डायरेक्शन इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ, दिस यू मस्ट नो, बाय हार्ट होना ही चाहिए। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे ए, पॉइंट डी कहाँ पे चाहिए मुझे, 14 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो देखो अभी यहाँ पे इन दोनों के बीच 14 मीटर का लाइन ड्रॉ कर दो। जैसे ही आपने ये लाइन को कह दिया 14 मीटर, तो 14 मीटर से कम डिस्टेंसेस उसके लेस आने चाहिए, और उसके ऊपर अगर डिस्टेंसेस है तो दे शुड बी मोर। आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है आप सभी को? यस। तो चलिए अगला कंडीशन देखो, पॉइंट बी इज 4 मीटर टूवर्ड साउथ ऑफ पॉइंट बी। 4 मीटर साउथ में जाना है, मतलब बॉटम में वे में जाना पड़ेगा, बॉटम डायरेक्शन में। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, लेबल कर दो उसको, पॉइंट बी इज ओवर देयर। ओके, नेक्स्ट, पॉइंट एफ इज 9 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट डी। फिर से देखो डी का ही रेफरेंस लिया गया है, पॉइंट डी का ही। 4 मीटर हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, 4 मीटर ले लिया है, बाद में फिर से 4 मीटर लेने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ आपको 5 मीटर लेना है। ओके, एंड 5 मीटर क्यों, क्योंकि देखो दिया क्या गया है, 9 मीटर साउथ में है, 4 एंड 5 कितना हो जाते हैं रे, 9 हो जाते हैं। ओके, तो चलिए ऐसे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, पॉइंट ई इज 7 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। लुक हियर, पॉइंट बी यहाँ पे है, हमें कहाँ पे जाना है, ईस्ट में जाना है इसके पॉइंट बी के, यानी कि यहाँ पे जाएंगे हम, एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस मस्ट बी ऑफ 7 मीटर। जरा देखो यहाँ पे, ये जो टॉप लाइन है डी ए, इट इज ऑफ 14 मीटर, तो 7 मीटर एग्जैक्टली कहाँ पे आना चाहिए, हाफ में आना चाहिए। ओके, सो पॉइंट ई इज 7 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, right? Next, point C is 4 meter towards the north of point E. Point E is over here, इसके नॉर्थ में जाओ 4 मीटर, और यहीं तक क्यों रुकना है रे, जरा देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर का है, तो ये भी डिस्टेंस कितना रहेगा, सेम 4 मीटर का ही रहेगा, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट सी है। नेक्स्ट कंडीशन, पॉइंट जी इज 4 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट ए। दिस इज पॉइंट ए, फिर से 4 मीटर साउथ में आना है। देखो एग्जैक्टली ये तीनों सेम लाइन में रहेंगे, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, द पॉइंट जी इज ओवर हियर। मैप तो बन गया, बट सिर्फ मैप बनाने से क्या होगा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आपको रहने वाले हैं। अब कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन विल बी लाइक दैट विथ रेफरेंस टू। अभी विथ रेफरेंस टू में क्या किया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि पॉइंट ए, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, पॉइंट ए इज इन which direction with respect to point, क्या क्वेश्चन दिया गया है रे, पॉइंट ए इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट या। सबसे पहले किसका लोकेशन फाइंड करना है हमें, पॉइंट ए का लोकेशन फाइंड करना है।
रेफरेंस किसका लेना है, पॉइंट एफ का लेना है। जिस भी पॉइंट का रेफरेंस लेना है सीधा सीधा उस पॉइंट पे मैप ड्रॉ कर लो। देखो यहाँ पे कर लो डायरेक्शन वाला मैप ड्रॉ। देखो सीधा है कि थोड़ा क्रॉस है, थोड़ा सा क्रॉस है, देख पा रहे हो सभी इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सा है, देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन आता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आता है। तो अगर हम पॉइंट एफ का रेफरेंस ले रहे हैं तो पॉइंट ए किस डायरेक्शन में है रे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा जाएगा आपको कि एक पॉइंट का रेफरेंस दिया जाएगा, दूसरे पॉइंट के बारे में पूछा जाएगा। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। जिस भी पॉइंट का रेफरेंस लिया जा रहा है उस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन का मैप ड्रॉ करना है। जिस भी पॉइंट का, मैं रिपीट कर रही हूँ, आई होप सभी नोट कर रहे हैं। जिस भी पॉइंट का रेफरेंस लिया जा रहा है उसके ऊपर ही आपको डायरेक्शन का मैप ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट ना वेरी इंपॉर्टेंट अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी इसमें होता क्या है, देखो जब हम मैप बनाते हैं ना, कोइंसिडेंटली कुछ कुछ सिटीज जो है, कुछ पॉइंट्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। तो क्या आप इस फिगर में देख पा रहे हो कि हाँ कुछ पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आए हैं इन अ सेम लाइन, बिल्कुल। तो ऐसे कौन से पॉइंट है रे, देखो डी सी ए दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन, बी ई जी दे आर आल्सो इन अ स्ट्रेट लाइन, डी बी एफ दे आर आल्सो इन अ स्ट्रेट लाइन। वन मोर थिंग, पॉइंट ई मिड पॉइंट बना है किसका, बी और जी का। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड जी। किसको टिक करना है, ई को टिक करना है। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आप सिस्टमैटिकली मैप ड्रॉ करोगे। पॉइंट सी इज मिड पॉइंट ऑफ विच लाइन, किसका है, डी और ए का है। सिस्टमैटिकली मैप ड्रॉ करो, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। ओके, चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हो गया आपका। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, विथ रेफरेंस टू डायरेक्शन पूछा जाएगा। आई होप सभी ने नोट किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अभी यहाँ पे W walked, पहले तो क्वेश्चन एज इट इज पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले तो एज इट इज क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, W walked 40 meters towards west, took a left turn and walked 30 meters. He then took a right turn and walked 20 meters. He again took a right turn and walked 30 meters. How far is he from the starting point? क्या दिया गया है, एक पर्सन है एंड ही इज वॉकिंग, लेफ्ट टर्न ले रहा है, राइट टर्न ले रहा है, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस चल रहा है एंड एंड में हमें पूछा गया है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एंड दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इट, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले तो हम मैप ड्रॉ करेंगे। ओके, चलो सब शुरुआत के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, as there is no limitation on direction। तो ग्राउंड में एक पॉइंट अज्यूम करो, लेट अस से दिस इज अ W का स्टार्टिंग पॉइंट। यस, आई लेबल्ड इट यस, shows that this is a starting point of W। W walked 40 meter towards west, मतलब वो किस तरफ चला गया है रे, इस तरफ चला गया है एंड कितना वॉकिंग किया है उसने, 40 मीटर का वॉकिंग किया है। दिस इज द डायरेक्शन, ये एरो क्या रेफर करता है, वो कहाँ पे फेस कर रहा है। नेक्स्ट, he took a left turn and walked 30 meters। ठीक है, देखो उसने लेफ्ट टर्न लिया है एंड कितना डिस्टेंस चला है वो, 30 मीटर। तो यहाँ पे उसका फेसिंग, दिस एरो इंडिकेट्स उसका फेसिंग। नेक्स्ट, he then took a right turn and walked 20 meters। ठीक है, उसने यहाँ से राइट टर्न लिया है, कितना डिस्टेंस चला है, 20 मीटर। तो अगेन उसका फेसिंग देखो, ये एरो उसका फेसिंग इंडिकेट करता है। नाउ नेक्स्ट, he again took a right turn and walked 30 meter। what I will do, I will stop till this point only। क्यों, क्योंकि यहाँ पे I know this is a distance 30 meter, right? तो ऑफ कोर्स हियर डिस्टेंस कितना होगा, 30 मीटर। चलो
उसने राइट टर्न लेके 30 मीटर चला है और वो स्टॉप हो चुका है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, लेट अस लेबल दिस पॉइंट एज W का एंड पॉइंट। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। लुक हियर, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड इसका रेफरेंस आपको लेना है एंड एंड पॉइंट तक का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सी देखो, अभी यहां से शुरू करके टोटल यहां तक, बट आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे ये डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है, राइट। सो देखो यहाँ पे W स्टार्टिंग W एंड, yes we don't know this distance but do we know this distance, definitely we know this distance। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 40 है तो quite obvious ये भी 20 ही होगा। so with reference to starting point end point तक उसका distance कितना है रे, how far is he from starting point, 60 मीटर is the answer। ओके, चलो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कब रे, जब आपको पूछा जाएगा कि हाउ फार, सॉरी, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि ये पर्सन यहाँ से शुरू कर रहा है, लेफ्ट राइट टर्न इतना वॉकिंग ले रहा है, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, हाउ फार इज ही फ्रॉम, हाउ फार इज दैट पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, with reference to starting point, with reference to start point, that person is in which direction। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट का रेफरेंस लीजिए और बताइए कि एंड में वो पर्सन किस डायरेक्शन में है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैप ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। और वो किस डायरेक्शन में है रे, देखो इस तरफ है। एंड वन क्या है, एंड सॉरी एंड पॉइंट उसका किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहला तो हो गया डिस्टेंस पूछा जाएगा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड है स्टार्टिंग पॉइंट का रेफरेंस लेके उसका एंड का डायरेक्शन पूछा जाएगा, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एट द एंड दैट पर्सन किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, एंड में किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। देखो एंड में उसका डायरेक्शन है नॉर्थ, दैट पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं, हाउ फार स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट का डिस्टेंस, उसके बाद विथ रेफरेंस टू स्टार्ट पॉइंट उसका वो कौन से डायरेक्शन में है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट द एंड वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो अभी यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, जस्ट अ मोमेंट। yes what is given here, Sushil walked 15 meter towards south, took a left turn and walked 20 meter, again he took a left turn and walked 15 meter, how far and in which direction is he from the starting point। देखो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट अज्यूम करो जहां पे सुशील ने वॉकिंग करना शुरू किया है, एंड फर्स्ट वो किस डायरेक्शन में चला है, सबसे पहले वो साउथ में चला है, इस तरफ चला है। देन साउथ में कितना डिस्टेंस दिया है उन्होंने, 20 मीटर का डिस्टेंस लिया है। ही टुक अ लेफ्ट टर्न, सॉरी यहाँ पे 20 मीटर्स नहीं है, 15 मीटर्स है। जस्ट इसको करेक्ट करते हैं हम, 15 मीटर वो स्टार्टिंग पॉइंट है ये सुशील का, 15 मीटर साउथ में चला है। He took a left turn from this, मतलब इस तरफ लेफ्ट टर्न लिया है उसने, एंड कितना वॉकिंग किया है उसने, 20 मीटर तक चला है। फिर से उसने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया है, मतलब अभी वो कहाँ पे जाएगा, नॉर्थ में जाएगा, एंड अगेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड टू अस, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट का रेफरेंस लेना है और पूछा है हाउ फार। तो देखो कितना डिस्टेंस है ये, दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंड दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ सुशील। सो कौन से डायरेक्शन में है रे वो, विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्ट पॉइंट। यहाँ पे सीधा सीधा मैप बना दो, दैट पर्सन इज टुवर्ड्स विच डायरेक्शन,
that person is towards east direction. Okay, so I hope this is clear to everyone. Very simple question. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Look here. Town D is 13 किलोमीटर towards the east of town A. क्या दिया गया है यहाँ पे? Town D is 13 किलोमीटर towards the east of town A. ए बस पहले तो पढ़ लेते हैं हम ताकि समझ में आएगा एग्जैक्टली हमें क्या करना है. ए बस starts from town A, travels 8 kilometer towards west and takes a right turn. After taking a right turn, it travels 5 kilometers and reaches town B. From town B, the bus takes a right turn again, travels 21 kilometers and stops at town C. How far and towards which direction must the bus travel to reach town D? Okay, चलिए एक टाउन के बारे में भी हमें कुछ दिया गया है, as well as हमें एक बस के बारे में भी कुछ दिया है. मर्ज किया गया है दो क्वेश्चन को. चलिए धीरे धीरे कंडीशन पुट करना शुरू कर देते हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए. Town D is 13 kilometer towards the east of town A. Let us say town A is over here. Town A के ईस्ट में जाना है. And town A कितने डिस्टेंस की दूरी पर है रे? 13 किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी पे है. यहाँ पे टाउन डी. ओके, नेक्स्ट. ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम टाउन ए. यहाँ से देखो सर्कल बनाया है मैंने यहाँ पे एक बस ने शुरुआत की है. ट्रैवल्ड 8 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट. ठीक है, 8 किलोमीटर वो वेस्ट में चली है. टू रीच विच टाउन? ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम टाउन ए, travels 8 kilometer towards west and take a right turn. अच्छा, यहाँ पे कोई भी टाउन नहीं है, उसने राइट टर्न लिया है. After taking a right turn, it travels for 5 kilometers and reaches town B. अच्छा, यहाँ तक वो 5 किलोमीटर चली है एंड कौन से टाउन पे रुकी है? जाके बी टाउन पे रुकी है, बी टाउन पे पहुंची है. From town B, bus takes a right turn again, यानी कि वो इस तरफ चलेगी. Yes. And that bus is traveling 21 kilometer to reach at the town C. Now look here, this is 13 kilometers, this is 8 kilometer. एक बार इसको ऐड करके देखो, 13 plus 8 कितना आता है? 13 plus 8 21 आता है. ओके, अब बस को कितना चलना है? 21 किलोमीटर चलना है to reach to point C, to reach to town C. यानी कि एग्जैक्टली बस कहाँ पे आके रुकेगी? एट दिस पोजीशन वो आके रुकने वाली है. सो दिस टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच? दिस टोटल डिस्टेंस इज ऑफ 21 किलोमीटर्स. नाउ व्हाट इज आस्क्ड टू अस? हाउ फार एंड टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन मस्ट द बस ट्रैवल टू रीच टाउन डी? बस है कहाँ पे अभी? बस है यहाँ पे टाउन सी पे है. जाना किस तरफ होगा? उसको अभी राइट टर्न लेना पड़ेगा, यानी कि उसको साउथ डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. एंड कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? तो देखो एग्जैक्टली इतना डिस्टेंस, और ये कितना है यहाँ से पता चलता है 5 किलोमीटर का. बस को साउथ में जाना पड़ेगा. एंड हाउ मच डिस्टेंस द बस मस्ट ट्रैवल? द बस मस्ट ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर्स. ओके, चलिए दो क्वेश्चन को कंबाइन करके दिया था यहाँ पे. दिस वाज प्रीटी सिंपल क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. लेट अस क्विकली मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं अभी यहाँ पे व्हाट इज गिवन ओवर हियर. पहले तो पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन. प्लीज लुक हियर. A boy started walking, positioning his back towards the sun. After some time, he turned left, he turned right, and then turned towards left again. In which direction is he going now? Okay, एक बॉय ने कैसा वॉकिंग करना शुरू किया है? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन. दिया है उन्होंने कि he was walking, positioning his back towards the sun. But do we know सन किस डायरेक्शन में है? क्या हमें पता है सन किस डायरेक्शन में है? क्या क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है? नो, नॉट एट ऑल मेंशन. तो आपको यहाँ पे दोनों भी पॉसिबिलिटीज चेक करने पड़ेंगे. पहला पॉसिबिलिटी लेट अस से सन ईस्टवर्ड है. दूसरा पॉसिबिलिटी लेट अस से सन वेस्टवर्ड. ठीक है, तो चलो दोनों चेक करते हैं. सबसे पहले तो ईस्ट से शुरू करते हैं.
अगर सन ईस्ट में है, बॉय किस डायरेक्शन में चलेगा? टूवर्ड्स वेस्ट चलेगा. आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न लेफ्ट, अगेन ही टर्न राइट एंड टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट अगेन. सी, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया गया है, इसलिए आप कितना भी अज्यूम करके चल सकते हो. ठीक है, देखो यहां से शुरू किया, लेट अस से सन ईस्ट में है, वेस्ट में चलना वो शुरू करेगा, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न एंड लेफ्ट टर्न. ओके, सो कहां पे फेस कर रहा है वो? साउथ में फेस कर रहा है. ओके, फर्स्ट ऑप्शन हो गया. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? लेट अस अज्यूम द सन इज इन वेस्ट डायरेक्शन. इवनिंग के टाइम में सन कहां पे होता है? वेस्ट में होता है. यस, तो वो बॉय कहां पे चलना शुरू करेगा? ईस्ट में चलना शुरू करेगा. आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न लेफ्ट, देन ही टर्न राइट, फिर ही टर्न लेफ्ट अगेन. तो वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है रे? नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आइदर साउथ और. ऑलराइट, कोई भी एक आंसर यहाँ पे कंफर्म नहीं आएगा क्योंकि आपको टाइम स्लॉट नहीं दिया गया है. लेट अस से अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता कि एट 7 AM अ बॉय स्टार्टेड वॉकिंग, तो यहाँ पे हमें टाइम पता है, मॉर्निंग में सन किस डायरेक्शन में रहता है? मॉर्निंग में सन ईस्ट डायरेक्शन में रहता है. राइट, तो यहाँ से वो शुरू करेगा, कंफर्म आंसर आएगा साउथ. बट ऐसा नहीं दिया गया है. लेट अस से देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो बोलेंगे कि हाँ इवनिंग, एट इवनिंग 4 PM या एट 5 PM ऐसा कुछ बोला जाएगा, तो सन उस वक्त कहाँ पे रहेगा? वेस्ट में रहेगा एंड ही विल वॉक इन दिस वे. सो आंसर वहां पे कंफर्म क्या आएगा? साउथ, नॉर्थ आएगा. ओके, बट यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, इसलिए द आंसर विल बी आइदर साउथ और नॉर्थ. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. प्लीज रीजनिंग में जो भी पॉसिबिलिटीज आते हैं वो सभी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करना. ये मत अज्यूम करके चलना कि सन दिया है मतलब सन हमेशा ईस्ट में ही रहता है. जितनी भी पॉसिबिलिटीज है आपको उनको चेक करना ही पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखिए यहाँ पे, a train runs 120 kilometer in west direction, then 30 kilometer in south direction, and then 80 kilometer in east direction before reaching the station. So in which direction is the station from the train's starting point? जो स्टेशन है ट्रेन के स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? 120 किलोमीटर ट्रेन कहां से चली है? 120 किलोमीटर ट्रेन वेस्ट में चली है. This is a distance 120 kilometer. Then 30 kilometers साउथ में चली है और उसके बाद 80 kilometers कहाँ पे चली है? ईस्ट में चली है before reaching the station. So this is a final point of station. So in which direction is the station from the train starting point? ये ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये जो एंड वाला डायरेक्शन है, एंड वाला स्टेशन है, एंड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है? तो यहाँ पे चलिए मैप ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, तो किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है. जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विथ रेफरेंस टू दिस पॉइंट किस डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? उस पॉइंट, जिस पॉइंट का रेफरेंस दिया जा रहा है उसके ऊपर मैप ड्रॉ करो डायरेक्शन का, आपको इमीडिएटली आंसर मिल जाएगा. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. Manu goes 40 kilometer towards north, turns right and goes 80 kilometer. Turns right, just a moment, turns right again and goes 30 kilometer. In the end, he turns right again and goes 80 kilometer. How far is he from his starting point? If he goes straight ahead another 50 kilometer and turns left to go his last 10 kilometer. चलिए धीरे से ड्रॉ करना शुरू करते हैं. आफ्टर यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन कंफ्यूज हो सकता है. देखो अभी देखो, चलो, Manu goes 40 kilometer towards north. Let us say this is a starting point and that person कहाँ पे जाता है? 40 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है. ठीक है,
चलो 40 किलोमीटर हमने ड्रॉ कर लिया. दैट पर्सन टर्न्स राइट एंड गोज 80 किलोमीटर. ठीक है, चलो 80 किलोमीटर राइट डायरेक्शन में चला है वो. देन नेक्स्ट goes again, turns right again and goes 30 किलोमीटर. देखो यहां से शुरू किया है उसने, 40 किलोमीटर चला है, राइट में टर्न ले लिया, 80 किलोमीटर चला, फिर से राइट में टर्न ले लिया, यानी कि वो यहाँ पे आएगा. एंड मेक श्योर प्लीज वो 30 किलोमीटर तक ही चला है. रिमेंबर दिस डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर. ये इक्वल ड्रॉ मत करना, ठीक है, इसी लेवल में मत ड्रॉ करना, थोड़ा सा बाकी रखना पड़ेगा. अब he again turns right and goes 80 किलोमीटर. यहां से वो फिर से राइट में टर्न हुआ है एंड कितना डिस्टेंस तक चला है, 80 किलोमीटर. मतलब वो अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचा है. यस. ना हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट. देखो ये मनु का स्टार्टिंग पॉइंट था. हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट. इफ थोड़ा आगे पढ़ो, आगे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं. इफ ही गोज स्ट्रेट अहेड, मतलब यहां से अहेड, if he goes straight ahead another 50 kilometer, let's say this is a 50 kilometer, and turns left to go his last 10 kilometer. ठीक है, लेफ्ट टर्न हुआ और सिर्फ 10 किलोमीटर तक चला. अब हमने यहीं पे क्यों स्टॉप किया है, तो देखो he was at this point, right? उसने वॉकिंग की है 50 किलोमीटर की, लेफ्ट पे टर्न हुआ है 10 किलोमीटर. दिस वाज अ 30 किलोमीटर पार्ट, मतलब ये 30 किलोमीटर होगा. वी नो टोटल इज 40, तो क्वाइट ऑब्वियस ये 10 किलोमीटर होगा. तो वो आके कहाँ पे रुकेगा रे, वो आके इसी पोजीशन पे रुकने वाला है. सो हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट. तो देखो द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट इज नथिंग बट 50 किलोमीटर्स. ओके, प्रिटी सिंपल क्वेश्चन, बट क्योंकि उन्होंने मेंशन थोड़ा सा अलग करके दिया है कि पहले वो वॉकिंग किया है, फिर चला है, फिर लेफ्ट में टर्न हुआ है before reaching his last point, end point. So what is the final answer? The final answer is what? 50 kilometers. I hope this question is clear to everyone. Let us check. चलिए चलो देखो अभी यहाँ पे मोहन wants to go to the market for shopping. He walked to a junction. Junction किसे कहा जाता है, जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर 4 रोड्स meet. मराठी में वगैरह इसे जिसे आप चौक कहते हो, राइट? सो दिस इज अ जंक्शन पॉइंट, इसे जंक्शन पॉइंट कहा जाता है. नेक्स्ट, हाँ, मोहन wants to go to the market for the shopping. He walked to a junction which is to the north of his house. ये जो जंक्शन है उसके हाउस के नॉर्थ में है. सो सर्टनली उसका हाउस जो है वो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि टॉप डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ होती है. जंक्शन कहाँ पे है, नॉर्थ वर्ड्स में है. ओके, द रोड विच इज टू हिज लेफ्ट गोज टू अ गार्डन. देखो ये उसके लेफ्ट में है, किस तरफ जाता है, गार्डन में जाता है. द रोड स्ट्रेट टू हिम गोज टू स्कूल. दिस इज अ रोड स्ट्रेट टू हिम, कहाँ पे जाता है, स्कूल के लिए जाता है. सो द रोड टू गो फॉर मार्केट इज. तो मार्केट के लिए कौन सा रोड रहेगा, नोट कीजिए, ऑल 4 थिंग्स are at 4 different direction. Now we know his house is here, garden इस तरफ है, स्कूल इस तरफ है, एंड क्योंकि कंडीशन दिया गया है सब कुछ अलग अलग डायरेक्शंस में है, इसलिए मार्केट जो है कंफर्म यहाँ पे रहेगा. मार्केट विल बी इन विच डायरेक्शन, द मार्केट विल बी इन ईस्ट डायरेक्शन. प्रिटी सिंपल क्वेश्चन, बट फिर भी हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. जंक्शन उसके नॉर्थ में है दिया गया है, इसलिए सबसे पहले हाउस का डायरेक्शन, हाउस का पोजीशन फिक्स कर लो. लेफ्ट गार्डन के लिए, टॉप विल बी फॉर स्कूल एंड द रिमेनिंग मस्ट बी फॉर मार्केट. तो उसे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मार्केट में जाने के लिए उसको ईस्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखो अभी यहाँ पे A and B are standing on a straight path at a distance of 200 kilometers. Okay, they walk towards each other 25 kilometer. Then A turn to right and walk 20 kilometer. Then turn left and walk 35 kilometer. And then again walk 10 kilometer by turning towards left. During this, B walked
straight 50 kilometers. So what is the distance between A and B? Okay, चलो अभी देखो यहाँ पे A and B are standing on a straight path और उनके बीच में कितना डिस्टेंस है? A and B के बीच में जो है टोटल 200 किलोमीटर्स का डिस्टेंस. Yes, total distance is of what? Total distance is of 200 kilometers. Now, they walk towards each other 25 kilometer. वे लोग एक दूसरे की तरफ 25 किलोमीटर चले हैं. मतलब ऑफ कोर्स ए इस डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में, एंड बी किस डायरेक्शन में जाएगा? बी विल ट्रैवल टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन. 25 किलोमीटर दोनों ने वॉकिंग की है. देन A turned to right and walked 10 किलोमीटर. A अपनी पोजीशन से राइट में गया है. कितना डिस्टेंस चला है? 10 किलोमीटर डिस्टेंस चला है. Then turn left. ठीक है, A turn to right, राइट में चला है, 10 किलोमीटर वॉकिंग की है, इसके बाद लेफ्ट में गया है. एंड वॉक 35 किलोमीटर. फिर से वो कितना चला है? 35 किलोमीटर तक चला है. And then again walk 10 kilometer by turning towards left. फिर से यहाँ से लेफ्ट गया है, 10 किलोमीटर तक चला है. अभी देखो, I repeat this entire condition. What is given over here? शुरुआत में दोनों ने भी 25-25 किलोमीटर वॉकिंग की है with respect to towards each other. दोनों एक दूसरे की तरफ 25-25 किलोमीटर चले हैं. ओके, नेक्स्ट. अभी क्या दिया है? ए के बारे में हमें कुछ दिया है. A turn to right, यहाँ पे था, राइट में गया, walk 10 किलोमीटर, turned लेफ्ट में चला, walk 35 किलोमीटर, again turn to his left and walked 10 किलोमीटर. ठीक है, इसका मतलब अभी A कहाँ पे है? A is at this position. ओके, नेक्स्ट. ड्यूरिंग दिस टाइम, जब ये A अपना वॉकिंग कर रहा था, B ने कितना वॉकिंग किया है रे? B ने स्ट्रेट 50 किलोमीटर का वॉकिंग किया है. ऑलरेडी B वॉक 25 किलोमीटर्स. B आगे स्ट्रेट आया है to 50 किलोमीटर. ओके, so what is the distance between A and B? Now B is over here, A is over here. अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें ये स्ट्रेट डिस्टेंस पता होनी चाहिए. ठीक है, so 25 and 35 कितना आता है? 20 and 30 it is 50. 50 plus 5 55 plus 5 it is what? 60. So straight अगर हम ये कैलकुलेट करें तो A 60 किलोमीटर्स आगे आया है. What about B? B कितना किलोमीटर्स आगे आया है? स्ट्रेट कैलकुलेट करना है. 25 plus 50 75 किलोमीटर्स आगे आया है. टोटल स्ट्रेट लाइन पे उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है रे? तो इसका हमें समेशन करना पड़ेगा. This is 5, 6 and 7 is what? 30. टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया है? 135 किलोमीटर का कवर किया है. We already know that जिस स्ट्रेट लाइन पे वो है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है? 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो चलिए 200 में से 135 किलोमीटर दोनों ने कवर कर लिया है. So what all is the remaining distance? The remaining distance is of 65 kilometers. Okay, so the final answer is that the final answer is nothing but 65 kilometers. Okay, so I hope this question is clear to everyone. Please make sure that जब भी आप ये distances draw कर रहे हो, उन डिस्टेंस को सिमिलर रखो. मतलब यहाँ पे देखो, लेटेस्ट से 10 किलोमीटर आपने ये ड्रॉ कर लिया और इसी क्वेश्चन में इस लाइन को भी आप 10 किलोमीटर कह रहे हो. ऐसा करने से आपका मैप गलत हो जाएगा, आंसर डायमेंशंस गलत हो जाएंगे. ओके, चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. लेट अस चेक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज गिवन ओवर हियर? Q travels towards east, M travels towards north, S and T travel in opposite direction, T travels towards right of Q. Then which of the following is definitely true? ना ही हमें डिस्टेंस दिया है, ना ही हमें एक दूसरे का रेफरेंस दिया गया है. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? जस्ट जो डायरेक्शन दिया है सेपरेटली मैप कर दो, फिर हम कंक्लूजन देखेंगे. देखो, Q ईस्ट में चला है, ये Q का डायरेक्शन है. चलो, Q is walking in east, M is traveling towards north.
So this is the direction of Yam. Yam is where traveling where? Yam is traveling towards north. Yes and T travel in opposite direction. ठीक है? Yes and T opposite. But do we know any relation between this? No, not yet. तो थोड़ा side में रखो. Next देखो. T travels towards right of Q. देखो. If Q is traveling in this direction, तो Q का right कहाँ पे होगा रे? Towards south होगा. ये Q का right होगा. And Q के right में कौन walking कर रहा है? T is walking towards Q's right. यानी कि T जो है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है? साउथ डायरेक्शन में चल रहा है. एंड कमिंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, यस एंड टी किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? यस एंड टी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे. मतलब टी अगर साउथ में चल रहा है तो यस कंफर्म कहाँ पे चलेगा? नॉर्थ में चलेगा. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू? चेक करो. सबसे पहला ऑप्शन है यम एंड यस ट्रेवल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. नो, यम एंड यस अपोजिट में ट्रेवल कर रहे हैं क्या? नहीं. यस ट्रेवल्स टुवर्ड्स वेस्ट. यस वेस्ट में ट्रेवल कर रहा है क्या? नहीं. टी ट्रेवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ. क्या टी नॉर्थ में ट्रेवल कर रहा है? नहीं. यम एंड यस ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन. यस, यम एंड यस दोनों भी नॉर्थ में ट्रेवल कर रहे हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखो यहाँ पे ऑफ द 5 villages P, Q, R, S and T situated close to each other. P is to the west of Q, R is to be the south of P, T is to the north of Q and S is to the east of T. Then R is in which direction with respect to S? तो पहले तो हमें मैप ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हम आगे चेक कर पाए. So चलिए 5 villages है. Look here. P is to the west of Q. चलो Q को यहाँ पे पुट कर दो. P will be here because P कहाँ पे है? P is to the west of Q. Next, R is to the south of P. देखो P यहाँ पे है, R कहाँ पे है रे? R उसके साउथ में है. So R must be somewhere here at the bottom level. Yes. Distances पता नहीं, random distances लेके प्लीज इसको ड्रॉ करना. Next, R का हो गया. T is to the north of Q. देखो this is Q, इसके नॉर्थ में somewhere T यहाँ पे रहेगा. Next, and S is to the east of T. ये जो T है उसके ईस्ट में कौन है? देखो यहाँ पे S है. So R is in which direction with respect to S? S का रेफरेंस लेके आपको पूछा जा रहा है तो सीधा सीधा यहाँ पे मैप ड्रॉ कर दो. So यहाँ पे ये किस डायरेक्शन में है रे? देखो this is in साउथ, here वेस्ट. सो किस डायरेक्शन में है वो? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है. डिस्टेंसेस नहीं दिए हैं, कुछ भी नहीं दिए हैं, जस्ट आपको रैंडमली मैप ड्रॉ करते जाना है. डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा. ओके चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक हियर नाउ व्हाट इज गिवन ओवर हियर. चलिए देखिए अभी हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं. इस मैप को क्या दिया गया है चेक करते हैं. A and B are standing at a distance of 20 km from each other on a straight east-west road. Compulsory जो रोड है वो कैसा होना चाहिए? ईस्ट-वेस्ट रोड होना चाहिए. एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है रे? 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है. सो दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट डायरेक्शन. नाउ आई होप यू नो द डायरेक्शंस प्रॉपर्ली. ओके चलो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया गया है. A and B start walking simultaneously eastwards and westward respectively. A कहाँ पे चलेगा? Eastward. मतलब A should be in this direction. तो A यहाँ पे चलेगा eastward. So B must be in this direction. Okay. Next, what is given over here? And both cover a distance of 5 kilometer. A 5 किलोमीटर चलेगा and B भी exactly कितना चल रहा है? B भी exactly 5 किलोमीटर चल रहा है. Okay. Then A turns to his left and walks 10 kilometer. What A did? A left में turn हुआ है and कितना चला है? A 10 किलोमीटर चला है. Next, B turns to his right and walks 10 kilometers. ठीक है. देखो B यहाँ पे है, यहाँ पे फेसिंग कर रहा है. B राइट में टर्न हुआ है, मतलब इस डायरेक्शन में टर्न हुआ है और उसने भी कितना डिस्टेंस कवर किया है?
10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है एट द सेम स्पीड। देन फिर से दोनों उनके लेफ्ट में टर्न हो रहे हैं एंड दे आर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर अगेन एट द सेम स्पीड। तो देखो यहाँ से वो यहाँ पे टर्न हो गया, दिस इज अगेन 5 किलोमीटर, तो वो एग्जैक्टली वही लाइन में आ गया जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, सो देखो दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। फिर से बी यहाँ पे लेफ्ट में टर्न हुआ है और कहां तक आया है, 5 किलोमीटर आगे आया है। तो अभी हमें क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो देखो अभी ए यहाँ पे है एंड बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देखो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है रे, 5 और 5 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, वो 10 किलोमीटर आगे आया है एंड ए एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आया है। भले ही वो उसी लाइन में होगा, पॉइंट अलग है बट रेफरेंस उसका वहीं पे है। सो मतलब हम यहाँ पे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि एक्चुअल वॉकिंग किसका हुआ है, बी का ही हुआ है 10 किलोमीटर। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ए एंड बी के बीच में कितना डिस्टेंस है रे, ए एंड बी के बीच में 10 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। ओके, so I hope this question is clear to everyone and chaliye let us move towards next question now. Now what is there, yes, now okay, so here we done with the today's session. Okay, so I hope you all are clear with the questions related to blood relation and questions related to distance and direction. So thank you so much everyone for joining us today. यहाँ पे सेम चैनल पे आपको प्रीवियस वीडियोस भी अवेलेबल है, प्लीज डू वॉच देम, डू शेयर एंड डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब विथ अस। And tomorrow again we are going to meet at the same time at the same place. Till the time, stay tuned with us. Thank you so much. Take very good care of yourself and bye bye.